हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 10वीं संस्कृत के कोड संख्या 119 के सैंपल क्वेश्चन पेपर 2024-25 को डिस्कस करने वाले हैं। ये जो सैंपल क्वेश्चन पेपर है वो संस्कृत कम्युनिकेटिव जो सब्जेक्ट है उसका हम सैंपल क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे। इस क्वेश्चन पेपर पे हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से आपको क्वेश्चंस आते हैं, आपको किस तरह से उन्हें फिल करना है या फिर आपको जो कॉमन इंस्ट्रक्शंस दी जाती है उसको किस तरह से फॉलो करते हुए आपको जो अंक दिए गए हैं उसको ध्यान में रखते हुए आपको किस तरह से किन पदों में जो है संस्कृत के जो आंसर हैं वो आपको फिल करने हैं। सबसे पहले आपको निर्देश दिए जाते हैं, जो सामान्य निर्देश है यानी कॉमन इंस्ट्रक्शन जो दी जाती है आपको क्वेश्चन पेपर के स्टार्टिंग में, वो दी जाती है। कृपया सम्यक्तया परीक्षणं कुर्वन्तु यत् अस्मिन् प्रश्नपत्रे 11 पृष्ठानि मुद्रितानि सन्ति। यानी आपका जो क्वेश्चन पेपर है वो आपने ध्यान देना है कि उसमें आपके 11 पृष्ठ होने चाहिए। अगली इंस्ट्रक्शन दी जाती है, कृपया सम्यक्तया परीक्षणं कुर्वन्तु यत् अस्मिन् प्रश्नपत्रे 18 प्रश्न सन्ति। आपका जो क्वेश्चन पेपर है उसमें 18 प्रश्न होने चाहिए, कोई भी जो क्वेश्चन है वो मिस नहीं होना चाहिए। अगर किसी क्वेश्चन पेपर में 18 प्रश्न नहीं है तो आप उसको चेंज कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर इंस्ट्रक्शन दी गई है कि आपको 18 प्रश्न जो हैं वो प्रश्न पत्र में दिए गए हैं। अगला जो इंस्ट्रक्शन है वो है अस्मिन् प्रश्न पत्रे 4 भागा सन्ति। यानी जो आपका क्वेश्चन पेपर है वो 4 भागों में जो है डिवाइडेड होता है। आगे है प्रत्येकम भागम अधिकृत्य उत्तराणि एकस्मिन् स्थाने क्रमेण लेखनीयानि। यानी जो आपके क्वेश्चन पेपर हैं उसमें जो भी भाग दिए गए हैं उसके क्वेश्चंस जो है वो आपने एक ही स्थान पर लिखने हैं। आपने इस तरह से नहीं करना है कि भाग क का जो प्रश्न है वो आप भाग ख में लिखेंगे या भाग ख का जो है वो आप भाग ग में लिख रहे हैं। इस तरह से आपको जो है अंक नहीं दिए जाएंगे, अंक आपके कट जाएंगे। तो यहाँ पर आपको साफ इंस्ट्रक्शन दी गई है कि आपने प्रत्येक भाग के उत्तर जो है वो एक साथ लिखने हैं। अगला इंस्ट्रक्शन है उत्तर लेखनियात पूर्वम प्रश्नस्य क्रमांकः अवश्यम लेखनीयः। यानी जो आपका उत्तर जब आप लिखते हैं तो आप उसका प्रश्न अवश्य लिखेंगे कि आप किस प्रश्न का उत्तर लिख रहे हैं। अगला इंस्ट्रक्शन है प्रश्नस्य क्रमांकः प्रश्न पत्रानुसारम एव लेखनीय। यानी प्रश्न का जो क्रमांक है वो प्रश्न पत्र के अनुसार ही लिखना है। अगर आप प्रश्न संख्या 1 लिखते हैं लेकिन आप उत्तर जो है प्रश्न 2 का कर रहे हैं, आपने प्रश्न जो संख्या है वो गलत लिखी है, तो भी आपको अंक नहीं दिए जाएंगे। ये आपने अच्छी तरह से ध्यान रखना है। अगला है सर्वेषां प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृतेन लेखनीयानि। यानी सभी प्रश्नों के जो उत्तर हैं वो आप संस्कृत भाषा में ही लिखेंगे, आप हिंदी का उपयोग नहीं करेंगे। यहाँ पर जो भी आप उत्तर लिखेंगे वो संस्कृत में ही होने चाहिए। अगला है प्रश्नानाम निर्देशः ध्यानेन अवश्यम पठनीयः। यानी आप अपने प्रश्न का जो निर्देश दिए जाते हैं, प्रत्येक प्रश्न के साथ आपको कॉमन इंस्ट्रक्शंस दी जाएगी कि आपको ये जो प्रश्न है वो किस तरह से फिल करना है, उसमें क्या क्या आपको ध्यान रखना है। तो आप जो है निर्देशों को अच्छे से पढ़ेंगे ताकि उन प्रश्नों के उत्तर आप उन्हीं निर्देशों के अनुसार दे पाएं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि यहाँ पर जो प्रश्न पत्र स्वरूप है वो किस तरह का होता है। यानी यहाँ पर क्या है, 4 भाग दिए जाते हैं आपको। तो जो पहला भाग है भाग क, वो होता है आपका अपठिताव बोधनम, जो 10 अंकों के लिए होता है। इसमें आपको जो है एक रैंडम पैराग्राफ दिया जाता है यानी गद्य भाग दिया जाता है, जिसके आपको क्वेश्चंस जो है वो उसके उत्तर देने होते हैं। वो उसके निर्देश आपको साथ साथ में दिए जाएंगे कि आपको किस तरह से उसके उत्तर देने हैं। अगला भाग है भाग ख, जो रचनात्मकम कार्यम होता है, जो 15 अंकों के लिए आता है। अगला है भाग ग, अनुपयुक्त व्याकरणम, जो 25 अंकों के लिए पूछा जाता है। और भाग घ, जहां पर पठिताव बोधनम 30 अंकों के लिए पूछा जाता है। यानी यहाँ पर आपको आपकी जो पाठ्य पुस्तक है उससे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं भाग क, जहां पर अपठिताव बोधनम आपको 10 अंकों के लिए पूछा जाता है। ये 10 अंक जो है किस तरह से डिवाइडेड होंगे ये आपको प्रत्येक प्रश्न के साथ दिया जाएगा। तो सबसे पहले देखिए, आपको इस तरह से गद्यांश पूछे जाते हैं। अधोलिखितम गद्यांशम पठित्वा प्रदत्त प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृतेन लिखत। यानी जो यहाँ पर आपको गद्यांश दिया गया है उसको आपने ध्यान से पढ़ना है और जो प्रश्न दिए जाएंगे उसके उत्तर जो है आपको संस्कृत में ही लिखने हैं। तो मान लीजिए आपको गद्यांश इस तरह से दिया गया होगा। प्रकृतिः अस्माकं सर्वेषां जननी अस्ति, एषा स्वप्रकृतिक संसाधनैः व्यवसाभिः च अस्मान् पोषयति पालयति रक्षति च। यदा एतानि संसाधनानि नष्टानि प्रदूषितानि वा भवन्ति, प्रकृतिक व्यवस्था च भंगा भवति,
तदा जीवनाय संकटः उत्पद्यते। यद्यत्वे अस्माकं पर्यावरणस्य प्रदूषणं निरन्तरं वर्धमानम् अस्ति। अस्य पर्यावरण प्रदूषणं संसारस्य भीषणतमा समस्या अस्ति। प्राचीनकाले यद्यपि पर्यावरणस्य प्रदूषणस्य समस्या न अस्ति, तथापि वेदेषु स्थाने स्थाने ऋषीणां पर्यावरणविषयकं चिन्तनं दृश्यते। स्वच्छं पर्यावरणम् अस्माकं जीवनस्य आधारः अस्ति। पर्यावरणस्य आधारः पुष्पिता पल्वितः वृक्षाः भवन्ति। वृक्षाः पर्यावरणं सन्तुलितं शुद्धं च कुर्वन्ति। वृक्षाः भूमेः जलं गृह्णन्ति। वृक्षाणाम् इदं जलं मेघनानां निर्माणे सहायकं भवन्ति। इत्थं वृक्षाः वर्षायै सहायकः भवन्ति। वृक्षाः पुष्पाणां फलानां औषधीनां च स्रोतः सन्ति। ते अस्माभ्यां सर्वम् अर्पयन्ति। वृक्षाः रोपणीयाः इति उद्घोषयन्तः अपि वयं प्रतिदिनं तेषां कीर्तनं पश्याम इत्यस्ति चिन्तनीयः विषयः। अस्माभिः न विस्मरणीयं यत् वृक्षाः तत्पुरुषा इव। अब जब आपने ये पूरा पैराग्राफ पढ़ा तो आपको यहाँ पर भले ही पूरा पैराग्राफ समझ में ना आए, लेकिन जब आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे तो आप जानेंगे कि जो ये पैराग्राफ है ये पर्यावरण प्रदूषण के बारे में है, वृक्षों के बारे में है, वृक्षों के महत्व के बारे में है। और इसके जो क्वेश्चंस हैं वो जब आप पढ़ेंगे तो पहले आपको क्वेश्चंस अच्छे से पढ़ने हैं और उसके बाद पैराग्राफ में ही आपको उस जो क्वेश्चन आपको दिया गया है उसको आप ढूंढने की कोशिश करेंगे। यानी जो आपके क्वेश्चन दिए गए हैं उसमें जो वर्ड्स यूज किए जाएंगे वो आपने अपने पैराग्राफ में ढूंढने हैं ताकि आपको आसानी से उसके आंसर जो है वो मिल जाएं। जैसे सबसे पहले आपको दिया गया है एक पदेन उत्तरत केवलम प्रश्नद्वयम, यानी यहाँ पर आपको इंस्ट्रक्शन दी गई है कि एक पदेन उत्तरत यानी आपको केवल एक पद में उत्तर देना है। ये इंस्ट्रक्शन जो है आपको फॉलो करनी है। और यहाँ पर दिया गया है केवलम प्रश्नद्वयम यानी आपको केवल 2 प्रश्न करने हैं। यहाँ आपको 3 प्रश्न दिए गए हैं और प्रत्येक के लिए जो है 1 अंक निर्धारित है। यानी और जो भाग है इस गद्यांश का उसमें आपको 2 अंक मिलेंगे। तो पहला जो प्रश्न पूछा गया है वो है अद्य संसारस्य भीषणतमा समस्या का अस्ति। अब आप इसका आंसर जानने के लिए पहले गद्यांश में जाएंगे। वहां पर आप इस जो आपका प्रश्न है उसको ढूंढने की कोशिश करेंगे। जैसे यहाँ पर आपको दिया गया है अद्य पर्यावरण प्रदूषणम संसारस्य भीषणतमा समस्या अस्ति। तो यहाँ पर जो ये पर्यावरण प्रदूषणम पद है ये इसका आंसर है। अब दूसरा जो प्रश्न है वो है वृक्षः कुतः जलम गृह्णयति। तो यहाँ पर आप वापस जो है पैराग्राफ में जाएंगे और इस प्रश्न को आंसर को ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे वृक्षः भूमेः जलम गृह्णयति। तो यहाँ इसका आंसर क्या होगा? भूमेः। अगला जो प्रश्न पूछा गया है वो है के अस्माभ्याम सर्वम अर्पयन्ति। तो इसका आंसर भी आप ढूंढेंगे गद्यांश में। यहाँ पर आपको कहा गया है ते अस्माभ्याम सर्वम अर्पयन्ति। ये आपको यहाँ गद्यांश में मिल गया है, लेकिन यहाँ पर जो ते शब्द है वो किसके लिए यूज हो रहा है ये जानने के लिए आपको इसे पहले सेंटेंस में देखना पड़ेगा। जैसे वृक्षः पुष्पाणाम फलानाम औषधीनाम च स्रोतः सन्ति ते अस्माभ्याम, यानी यहाँ पर जो ते शब्द है ते पद है वो किसके लिए यूज हुआ है? वृक्षों के लिए। तो इसका जो आंसर है वो होगा वृक्षः। इस तरह से आप जो है अपने क्वेश्चंस के आंसर्स को जो है गद्यांश में ढूंढ सकते हैं। अगला जो इसका भाग है भाग अ, वहां पर देखिए कहा गया है पूर्ण वाक्येन उत्तरत, यानी आपको अब पूर्ण वाक्य में उत्तर देने हैं। ये निर्देश दिया गया है। पहले निर्देश क्या था? एक पदेन उत्तरत, एक पद में उत्तर देना था। अब आपको पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है। यहाँ पर भी केवलम प्रश्न द्वयम, यानी यहाँ पर भी कहा गया है आपको 2 प्रश्न के उत्तर देने हैं। यहाँ पर भी 3 प्रश्न दिए गए हैं, आप एक को स्किप कर सकते हैं। यहाँ पर जो इसके अंक हैं वो 2 अंक प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको निर्धारित हैं, यानी आ जो भाग है वो 4 अंकों के लिए पूछा जाता है। तो यहाँ पर पहला प्रश्न है पर्यावरणस्य आधारा के भवन्ति। तो आपने पर्यावरण का जो आधार है वो क्या है ये आपने गद्यांश में जब आप ढूंढेंगे तो आपको आसानी से मिल जाएगा कि पर्यावरणस्य आधारः पुष्पिता पल्वितः वृक्षा भवन्ति। आपको इसी तरह से जो है पूरा सेंटेंस जैसा गद्यांश में है जैसे का तैसा जो है आपने उठाकर अपने उत्तर में लिख देना है। अगला प्रश्न देखिए, वृक्षः केषां स्रोतः सन्ति। तो यहाँ पर भी आप वापस गद्यांश में जब जाएंगे तो आपको स्रोत आपने ढूंढने हैं।
तो जब स्रोत आप ढूंढेंगे तो आपको मिलेगा कि वृक्षः पुष्पाणाम फलानाम औषधीनाम च स्रोतः सन्ति। तो ये वाक्य भी आप इसी तरह से पूरा एज इट इज जो है अपने उत्तर में लिख सकते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो है वृक्षः कथम वर्षायै सहायकम भवन्ति। वृक्ष कैसे जो है वर्षा करने में सहायक होते हैं। तो इसके लिए भी जब आप अपने गद्यांश में वापस जाएंगे तो आप देखिए यहाँ पर आपको मिलेगा कि इत्थम वृक्षः वर्षायै सहायकम भवन्ति। लेकिन इस सेंटेंस से आपको नहीं पता चलेगा कि वृक्ष किस तरह से सहायक होते हैं। तो आप एक सेंटेंस और पीछे जाएंगे कि वृक्षाणाम इदम जलम मेघानाम निर्माणे सहायकम भवन्ति। फिर आगे आएगा इत्थम वृक्षः वर्षायै सहायकम भवन्ति, यानी जो वृक्ष हैं वो जल के लिए मेघों का निर्माण करते हैं, सहायक होते हैं उसमें, जिस वजह से जो है जो वृक्ष हैं वो वर्षा करने में सहायक होते हैं। इस तरह से मतलब अगर आपको सेंटेंस भी समझ में नहीं आ रहे हैं, आपको पैराग्राफ भी समझ नहीं आ रहा है, तो आप केवल अपने प्रश्नों को ध्यान से पढ़ेंगे और उसके उत्तर जो है आपको गद्यांश में वैसे ही मिल जाएंगे। केवल आपको उनके वर्ड्स को जो है अपने गद्यांश में ढूंढना है। अगला देखिए, ई जो इस गद्यांश का भाग है उसमें क्वेश्चन पूछा गया है कि अस्य अनुच्छेदस्य कृते उपयुक्तम शीर्षकम संस्कृतेन लिखत। यानी जो ये गद्यांश आपको दिया गया है उसका एक उपयुक्त शीर्षक आपने लिखना है, लेकिन संस्कृत में। तो जब आपने ये गद्यांश पढ़ा तो वहां पर आपको पर्यावरण प्रदूषण के बारे में पढ़ने को मिला, वृक्षों के बारे में पढ़ने को मिला, वृक्षों का जो महत्व है उसके बारे में पढ़ने को मिला। तो आप उसके ऊपर ही जो है इस गद्यांश का शीर्षक लिख सकते हैं। तो अगर आपको लगता है कि ये पर्यावरण के ऊपर आपको सही सूट करता है तो आप लिख सकते हैं पर्यावरणम। और अगर वृक्षों के ऊपर करते हैं तो आप लिख सकते हैं वृक्षः। और अगर आपको लगता है कि ये जो गद्यांश है वो ज्यादा जो है वृक्षों के महत्व के बारे में बता रहा है तो आप इसका शीर्षक दे सकते हैं वृक्षाणाम महत्वम। और अगर आपको लगता है कि ये प्रकृति के जो संरक्षण करना के लिए जो ये गद्यांश है वो उचित आता है तो आप लिख सकते हैं प्रकृति संरक्षणम। यानी जो भी आपको शीर्षक उचित लगता है वो आप संस्कृत में लिखेंगे जो भी आपको गद्यांश पूछा जाएगा। अगला जो भाग ई है वो है यथा निर्देशम उत्तरत। यानी जैसा निर्देश दिया गया है वैसे आपको उत्तर देने हैं। केवलम प्रश्न त्रयम, केवल प्रश्न 3 करने हैं, एक एक अंक के लिए है। यानी ई भाग जो है 3 अंकों के लिए पूछा जाता है। तो यहाँ पर पहला प्रश्न है प्राचीन काले यद्यपि पर्यावरण प्रदूषणस्य समस्या न आसीत् अत्र आसीत् क्रियापदस्य कर्तृपदम किम। यानी यहाँ पर जो ये आपको लाइन दी गई है, वाक्य दिया गया है कि प्राचीन काले यद्यपि पर्यावरण प्रदूषणस्य समस्या न आसीत्। इस पद में जो आसीत पद है, आसीत जो क्रियापद है उसका कर्तृपद क्या होगा। तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, प्राचीन काले यद्यपि समस्या या पर्यावरण प्रदूषणस्य। तो यहाँ पर आपका ग जो है वो आपका सही उत्तर होगा कि जो आसीत क्रियापद है उसका कर्तृपद होगा समस्या। अगला जो क्वेश्चन यहाँ पूछा गया है वो है वयम प्रतिदिनम तेषाम कर्तनम पश्याम अत्र क्रियापदम किम आसीत। यहाँ पर क्रियापद कौन सा है। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन दिए गए हैं कर्तनाम के तेषाम प्रतिदिनम या पश्याम। तो यहाँ पर जो पश्याम शब्द है वो आपका क्रियापद होगा इस जो आपको वाक्य दिया गया है। अगला है पर्यावरणम इति पदस्य किम विशेषण पदम। यानी पर्यावरण शब्द का विशेषण पद कौन सा होगा। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है, वृक्षम, स्वच्छम, जलम या प्रदूषणम। तो यहाँ पर ख जो आपका दिया गया है स्वच्छम, ये जो है आपके पर्यावरण का विशेषण पद होगा। अगला क्वेश्चन है तर्वह इति पदस्य पर्याय पदम चिनुत। यानी जो तर्वह पद है उसका पर्याय पद जो है क्या होगा। वृक्षः, आगारः, सहायकः या पुष्पितः। तो तर्व किसे कहा जाता है, वृक्ष को कहा जाता है। तो पर्याय पद क्या होगा यहाँ पर क वृक्षः। तो यहाँ पर आपने देखा कि जो आपको ये गद्यांश दिया गया है यहाँ पर 10 अंक लेना बिल्कुल आसान है। आपको केवल प्रश्नों को ध्यान से पढ़ना है और उन प्रश्नों के वर्ड्स को आपने अपने गद्यांश में ढूंढना है। और एज इट इज जो है जो आपके पूर्ण वाक्य हैं वहां पर आपको एज इट इज पूरा जो वाक्य दिया गया है वो आपको वैसे ही लिखना है। लेकिन जहां पर एक पद में उत्तर देना है वहां पर आपको उसका आंसर केवल एक पद में देना है। इस तरह से आप यहाँ पर पूरे 10 अंक जो है वो अर्जित कर सकते हैं। अगला आपका ख भाग पूछा जाता है रचनात्मकम कार्यम। ये आपको 15 अंकों के लिए पूछा जाता है। तो ये 15 अंक कैसे कैसे विभाजित होते हैं। यहाँ पर आपको जो दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है वो है
भवता नाम तनिष्का भवता विद्यालये संस्कृत नाटकस्य मञ्चनम् अभवत् तदर्थं मित्रं दीपकं प्रति लिखितं पत्रं मंजूषात् पदानां सहायताया पूरित्वा उत्तरपुस्तिकायां लिखत। यानी यहाँ पर आपको एक पत्र दिया जाता है, आपको खुद से नहीं लिखना है, यहाँ पर पूरा पत्र जो है आपको दिया जाता है जिसमें आपको 10 जो है वो आपको रिक्त स्थान दिए जाते हैं, जिसके लिए आपको हाफ अंक जो है वो हर एक के लिए निर्धारित होता है। यानी 5 अंकों के लिए आपको यहाँ पर ये पत्र पूछा जाता है जिसमें 10 रिक्त स्थान होंगे। आपको मंजूषा दी जाएगी, मंजूषा से आपको उन शब्दों को जो है चुनना है और सही स्थान पर जो है उनको फिल करना है। यहाँ पर आपने और ध्यान देना है, जैसे यहाँ पर आपको नाम दिया गया है, आपका नाम यहाँ क्या है, तनिष्क है, और आपके विद्यालय में जो संस्कृत नाटक का मंचन हुआ था उसके बारे में आप अपने मित्र दीपक को जो है पत्र लिख रहे हैं। यहाँ पर ये नाम जो है आपको क्यों ध्यान रखने हैं, क्योंकि आगे जब आप पत्र को फिल करेंगे तो वहां पर आपको पता होना चाहिए कि जो तनिष्क है वो नाम कहाँ लिखना होगा और जो दीपक शब्द है यानी मित्र के बारे में जो शब्द है वो आपको कहाँ पर फिल करना है। तो जैसे आपको इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है, आदर्श विद्यालय, फिर आपको देखिए रिक्त स्थान दिया गया है, दिनांक है, फिर प्रिय मित्र, फिर आपको रिक्त स्थान दिए गए हैं 2, फिर आगे कहा गया है अत्र सर्वगतम कुशलम आशासे त्वम अपि कुशली यथा त्वम जानासि गत सप्ताहे मम विद्यालये संस्कृत उत्सवः संपन्नः अस्मिन् उत्सवे संस्कृत परिषदा। फिर आपको एक फिल इन द ब्लैंक्स दिया है, पाठ्य पुस्तकस्य कव्यामी वयामी यामी इति नाटकस्य, फिर आपको एक रिक्त स्थान है अकुर्वन् तस्मिन् नाटके मया भोजस्य अभिनय कृत गोविन्दस्य अभिनयं मम मित्रं प्रज्वलः अकरोत् तस्य मुखात् श्लोक गायनं। फिर रिक्त स्थान है सर्वे अपि उपस्थिता दर्शकाः भावविभोरः जातः करतल ध्वनि भी च तस्य उत्साहवर्धनम। फिर आपको रिक्त स्थान दिए गए हैं, कार्यक्रमस्य अन्ते अपि मुख्य अतिथि महोदयेन संस्कृत नाटकस्य भूरि भूरि डैश कृता वस्तुतः अयम् उत्सवः मनोरंजकम ज्ञानवर्धक च आसीत् तव विद्यालये संस्कृत महोत्सव कदा भविष्यति इति अस्माकं सूच्य मातृपितृ चरणेषु डैश प्रणामः तव मित्र डैश। यानी अब मंजूषा जो दी गई है, जैसे प्रशंसा कृतवन्तः श्रुतः दिल्लीतः मम तनिष्कः दीपक छात्रः सस्नेहम नमः और मंचनम। अब जो ये आपको मंजूषा में शब्द दिए गए हैं ये आपने सही स्थान पर फिल करने हैं। तो आप किस तरह से फिल कर सकते हैं, जैसे सबसे पहले जो आपको डैश दिया गया है वहां पर आदर्श विद्यालय डैश, यानी यहाँ पर क्या होगा, स्थान का नाम आता है। जब आपने कोई भी पत्र आपने पढ़ा होगा उसमें सबसे पहले क्या होता है कि आप कहाँ से पत्र लिख रहे हैं, तो जैसे आदर्श विद्यालय कहाँ का है। अब ऊपर जहाँ मंजूषा दी गई है वहां पर देखना है आपने कि वहां स्थान का नाम कौन सा है। तो यहाँ पर दिल्ली तह यानी दिल्ली से जो है जो आप लिख रहे हैं पत्र, तो यहाँ पर आएगा दिल्ली तह। उसी तरह से प्रिय मित्र डैश, इसीलिए हमने कहा था कि आपको क्वेश्चन ढंग से पढ़ना है। वहां पर आपके मित्र का नाम दिया गया था, वहां पर मित्र का नाम क्या था, दीपक। तो यहाँ पर मंजूषा में भी दीपक शब्द दिया गया है, तो यहाँ पर आप सेकंड जो आपका रिक्त स्थान है वहां पर फिल करेंगे दीपक। डैश आगे भी दिया गया है, तो यहाँ पर क्या होगा, जब आप किसी को पत्र लिखते हैं, मानिए आपने अपने मित्र को पत्र लिखा है, तो आप क्या करेंगे, प्रणाम करेंगे, उसको स्नेह देंगे, क्या इस तरह से आप वर्ड का यूज करते हैं। तो यहाँ पर क्या है, आप अपने मित्र को लिख रहे हैं, तो यहाँ पर मंजूषा में देखिए सस्नेहम नमः जो शब्द है वो आया है। तो यहाँ पर आप इस पद को तीसरा जो आपका रिक्त स्थान है वहां पर फिल करेंगे। तो यहाँ पर देखिए 3 आपके सही तरीके से फिल हुए हैं, दिल्लीतः दिनांक प्रिय मित्र दीपक सस्नेहम नमः। आगे था अत्र सर्वगतम कुशलम, यहाँ सब कुशल है, आशा से त्वम अपि कुशली, वहां पर भी सब कुशल होगा। इस तरह से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या यहाँ पर पत्र में लिखा गया है। तो यहाँ यथा त्वम जानासि गत सप्ताहे मम विद्यालय संस्कृत उत्सव संपन्न, यानी जैसा तुम्हें पता होगा कि पिछले सप्ताह जो है हमारे विद्यालय में क्या है, संस्कृत उत्सव संपन्न हुआ है। अस्मिन् उत्सवे संस्कृत परिषदा डैश पाठ्य पुस्तकस्य कव्यामी वयामी यामी इति नाटकस्य डैश अकुर्वन्, यानी हम इस उत्सव में जो है संस्कृत परिषद के डैश ने क्या किया है, जो पाठ्य पुस्तक है कव्यामी वयामी यामी इति नाटक जो है उसका डैश किया। अब क्या किया, किसने किया, यहाँ पर देखिए छात्रों ने, तो छात्राः आएगा और
अगला जो है क्या किया उन्होंने, मंचन किया, किसका, नाटक का। तो यहाँ पर अपने आप जो मंजूषा वहां पर देख सकते हैं, मंचनम जो पद है वो प्रयुक्त हुआ है। तो यहाँ पर आप जो आपका फिफ्थ फिल इन द ब्लैंक्स है वहां पर मंचनम जो है वो फिल करेंगे। यानी आपको अंदाजा लगाना है, आपने थोड़ा सा इसमें ध्यान देना है कि वहां पर कौन से शब्द आ सकते हैं। आगे देखिए, तस्मिन नाटके मया भोजस्य अभिनय कृता, यानी उस नाटक में मैंने जो है किसका, राजा का जो अभिनय है वो प्ले किया था। कुविंदस्य अभिनय मम मित्रम प्रांजला अकरोत, यानी जो कुविंद है उसका जो अभिनय है वो हमारे मित्र किसने, प्रांजल ने किया था। तस्य मुखात श्लोक गायन डैश सर्व अपि उपस्थिता दर्शका भाव विभोर जाता, यानी उसके मुख से श्लोक का गायन डैश करके जो है जो दर्शक थे वो क्या हो गए, भाव विभोर हो गए। तो क्या करके हुए, आगे देखिए, श्रुतवा जो आपका ये मंजूषा दी गई है उसमें पद आया है श्रुतवा, यानी सुनकर। तो ये जो है यहाँ पर बिल्कुल सही बैठता है कि उसके मुख से जो है श्लोक का गायन सुनकर, तो यहाँ पर श्रुतवा आ जाएगा। अगला है, कर्तल ध्वनि भी च तस्या उत्साह वर्धकम डैश, की जो कर्तल ध्वनि थी यानी जो तालियों की आवाजें थी उससे जो है उसका उत्साह क्या हुआ, बढ़ गया। तो यहाँ पर क्या हो गया, कृतवंतः, यानी जो आपका पद दिया गया है मंजूषा में वो आप कृतवंतः यहाँ पर फिल करेंगे। कार्यक्रमस्य अंतपि मुख्यातिथि महोदयेन संस्कृत नाटकस्य भूरि भूरि डैश कृता, जो कार्यक्रम थे उसमें जो मुख्य अतिथि महोदय थे उन्होंने जो संस्कृत नाटक है उसकी डैश की, क्या की, वहां पर जो आपको दिया गया है वो है प्रशंसा शब्द। तो प्रशंसा शब्द जो है वो आप यहाँ पर फिल करेंगे। वस्तुतः अयम उत्सव मनोरंजक ज्ञानवर्धक च अस्ति, जो ये उत्सव था वो कैसा था, मनोरंजक भी था और ज्ञानवर्धक भी था। तब विद्यालय संस्कृतोत्सव कदा भविष्यति इति अवश्यम सूच्य, यानी जब आपके विद्यालय में संस्कृत उत्सव होगा तो आप भविष्य में मुझे जरूर सूचित कीजिएगा। मातृ पितृ चरणेशु डैश प्रणामा, यानी माता पिता के चरणों में प्रणाम, किसका, मम, यहाँ पर मम जो पद है वो आप फिल करेंगे। और तब मित्रम डैश, तुम्हारा मित्र, अब लास्ट क्या बच गया है, तनिष्क, यानी यहाँ पर लिखेंगे आप तब मित्र तनिष्क। इस तरह से जो है आप अपने प्रश्न जो पत्र है, जो प्रार्थना पत्र है उसको पढ़ेंगे और जानेंगे कि कहाँ पर कौन से जो रिक्त स्थान दिए गए हैं वहां पर मंजूषा में दिए गए शब्द कौन कौन से फिल हो सकते हैं। अगला जो प्रश्न पूछा जाता है वो पूछा गया है, प्रदत्त चित्रम दृष्ट्वा मंजूषाया प्रदत्त शब्दानाम सहायतया पंचवाक्यानि संस्कृतेन लिखत, यानी यहाँ पर आपको एक चित्र दिया जाता है जहां पर मंजूषा में जो शब्द दिए जाते हैं उनकी सहायता से आपको पंचवाक्यानि 5 वाक्यों का निर्माण करना है, वो भी संस्कृत में। यहाँ पर प्रत्येक वाक्य के लिए आपको 1 अंक निर्धारित होता है, यानी 5 अंकों के लिए ये प्रश्न दिया जाता है। जैसे आपको यहाँ पर ये स्विमिंग पूल का जो है वो चित्र दिया गया है, यहाँ पर बहुत सारे बच्चे हैं जो खेल रहे हैं और नहा रहे हैं। तो इस तरह से यहाँ पर जो मंजूषा है उसको देख लीजिए कि मंजूषा में जैसे शब्द दिए गए हैं, तरंती स्वच्छम ग्रीष्म काले तरणतालस्य जनः बालः कुर्वन्ति प्रसन्नः जल क्रीड़ाम जलम कंदुकम या संति। तो यहाँ पर पहले आपको इन शब्दों के अर्थ हैं वो पता होने चाहिए ताकि आप जो है अच्छे से पहले हिंदी में उसके वाक्य निर्माण करें और बाद में जो है संस्कृत में उसको परिवर्तित करें। तरंती मतलब तैराकी, स्वच्छम मतलब साफ, ग्रीष्म काले यानी गर्मी में, यानी स्विमिंग पूल जो है उसको कहा जाता है तरण तालस्य, और जनः यानी लोग, बालः यानी बच्चे, कुर्वन्ति यानी करते हैं, प्रसन्नः यानी खुश, जल क्रीड़ाम यानी पानी में खेल, और जलम यानी पानी, कंदुकम यानी गेंद, और संति हैं। यानी यहाँ पर जो आपको शब्द दिए गए हैं वो आपके चित्र में से ही आपको कोई एक एक शब्द दिया गया है। अब आपको इनको यूज करके जो है वाक्य निर्माण करने हैं 5। यहाँ पर आपने ध्यान रखना है कि जैसे आपको यहाँ पर स्वच्छम दिया गया है या तरण तालस्य दिया गया है, जरूरी नहीं कि आपको उसी तरह से जो है उस शब्द को यूज करना है। आप उस शब्द के अर्थ में जो है उसको चेंज कर सकते हैं। यानी जैसे तरण तालस्य है तो यहाँ तरण ताले आप यूज कर सकते हैं, जनहा है तो जने यूज कर सकते हैं। यानी शब्द आपको, जैसे लोग हैं, लोग के बारे में आप कुछ भी लिख सकते हैं, जरूरी नहीं है आपको जना ही यूज करना है। जैसे यहाँ पर देखिए तैराकी शब्द को हमने यूज किया है, बच्चे तैराकी कर रहे हैं, यानी बालकः तरन्ति। इस तरह से हमने यहाँ पर मंजूषा से तरन्ति जो शब्द है वो यूज कर लिया है। लोग गर्मी में स्विमिंग पूल में नहाना पसंद करते हैं,
तो यहाँ पर देखिए, जनः ग्रीष्म काले तरंतालेषु स्नानम कुर्वन्तु रोचन्ते, यानी यहाँ पर देखिए जनः जो शब्द है वो यूज हो गया है, ग्रीष्म काले जो शब्द है वो यूज हो गया है, और तरंतालेषु यानी यहाँ पर तरंतालस्य जो शब्द है वो दिया गया था, लेकिन हमने यहाँ पर वाक्य के अनुसार जो है तरंतालेषु जो है वो विभक्ति यहाँ पर यूज किया, यानी आप विभक्ति में चेंज कर सकते हैं। तो इस तरह से तरंतालस्य जो शब्द है वो भी यूज हो गया है। फिर बच्चे पानी में खुश होते हैं, बालकः जले प्रसन्नः भवन्ति, तो प्रसन्नः जो शब्द है वो यूज हो गया है। बच्चे पानी में गेंद से खेल रहे हैं, बालकः जले कंदुक क्रीड़ाम कुर्वन्ति, यानी कंदुक क्रीड़ा जो जल की क्रीड़ा है, और कंदुकम जो शब्द है वो यहाँ पर यूज हो गए हैं दोनों शब्द। और स्विमिंग पूल का पानी साफ लग रहा है, तरंतालस्य जलम स्वच्छम दर्शते, यानी यहाँ पर जल शब्द भी यूज हो गया है और स्वच्छ जो शब्द है वो भी यूज हो गया है। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि बालः, संति और कुर्वन्ति, ये तीन जो शब्द हैं वो यूज नहीं हुए हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आपका जो ये वाक्य आपने प्रयोग किए हैं ये गलत हो जाएंगे। आपको केवल यहाँ पर ये शब्द दिए गए हैं कि आपको इन शब्दों को यूज करना है। सभी शब्दों को आप यूज करते हैं या नहीं करते हैं वो आप पर डिपेंड करता है। आपको केवल 5 जो वाक्य हैं वो आपने यहाँ पर फिल करने हैं अपने जो आपका चित्र दिया गया है उसके अनुसार। अब यहाँ पर आपको अथवा भी दिया जाता है, यानी अगर आपको चित्र वर्णन करना जो है वो टफ लगता है तो आपको यहाँ पर विकल्प दिया जाता है इस प्रश्न में। मंजूषा प्रदत्त शब्दानां सहायेन निम्नलिखितं विषयम् अधिकृत्य पंचाभि संस्कृत वाक्ये एकम अनुच्छेदम लिखत, यानी यहाँ पर आपको एक अनुच्छेद लिख सकते हैं आप किसके बिहाफ पर, एक जो चित्र वर्णन है उसके बिहाफ पर, यानी या तो आपको चित्र वर्णन जो है वो लिखना है या फिर आप अनुच्छेद लिख सकते हैं। दो में से आप एक चीज जो है वो चूज कर सकते हैं। तो अनुच्छेद भी जो है वो क्या है, 5 अंकों के लिए पूछा जाता है। यहाँ पर भी आपको 5 वाक्य जो है वो लिखने हैं। आप ज्यादा भी लिख सकते हैं लेकिन 5 जो वाक्य हैं वो आपको लिखने ही लिखने, 5 से कम आप नहीं लिखेंगे। तो यहाँ पर आपको क्या है, आपको जो टाइटल है वो भी दिया जाता है, जैसे यहाँ है अनुशासनस्य महत्वम, अनुशासन का महत्व। अब मंजूषा आपको दी गई है, साफल्यम जनयति परिश्रमेण सह आलस्यम प्राप्नोति स्वस्थम दिनचर्या आत्मविश्वासः जीवनम स्वलक्ष्यम आवश्यकम आत्मनम या दुर्गुणेभ्य। तो इन शब्दों को यूज करते हुए आपको जो है अनुच्छेद लिखना है। अब सबसे पहले आपको इनके अर्थ पता होने चाहिए, जैसे साफल्यम यानी सफलता, जनयति यानी कारण, परिश्रमेण सह परिश्रम के साथ, आलस्यम यानी आलस्य, प्राप्नोति यानी मिलता है, स्वास्थ्यम यानी स्वास्थ्य, दिनचर्या यानी दिनचर्या, आत्मविश्वासः यानी आत्मविश्वास, जीवनम यानी जीवन, स्वलक्ष्यम यानी आत्मलक्ष्य, आवश्यकम यानी आवश्यक, आत्मानम यानी स्वयं से, या दुर्गुणेभ्य यानी दुर्गुणों से। अब इन शब्दों को यूज करते हुए आप किस तरह से वाक्य लिख सकते हैं, जैसे आप इस तरह से पहले हिंदी में एक अनुच्छेद जो है वो आप प्रिपेयर कर सकते हैं, जैसे जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए अनुशासन अति आवश्यक है। संस्कृत में कन्वर्ट कैसे करेंगे, जीवने सफलता प्राप्तुम अनुशासनस्य महत्वम अस्ति। तो यहाँ पर क्या है, सफलम जो शब्द है उसको हमने यूज कर लिया है। जरूरी नहीं है कि साफल्यम जो यहाँ पर शब्द दिया गया आप उसी विभक्ति में यूज करेंगे, हमने यूज किया है सफलताम। और यहाँ पर अगला जो हम वाक्य आप यूज कर सकते हैं वो है, यदि हमें जीवन में अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है तो हमें कठिन परिश्रम करना होगा, यानी यदि वयम जीवने स्वलक्ष्यम प्राप्तुम इच्छामः तरहि अस्माभिः परिश्रम कर्तव्यम, यानी यहाँ पर आपने क्या क्या यूज किया है, स्वलक्ष्यम, स्वलक्ष्यम भी जो है वो आपका शब्द यूज हो गया है। प्राप्तुम जो प्राप्नोति यहाँ पर शब्द दिया गया था, यहाँ पर हमने विभक्ति चेंज करके प्राप्तुम जो है यूज किया है। इस तरह से आप चेंज कर सकते हैं। अगला देखिए, अनुशासन का पालन करने से स्वयं में आत्मविश्वास बढ़ता है, यानी अनुशासनस्य अनुसरणं कृत्वा आत्मविश्वास वर्धते। अपनी दिनचर्या में आलस्य जैसे दुर्गुणों को दूर करना चाहिए। आलस्याद्य दुष्ट गुणः नित्य क्रियात दूरम कर्तव्यः। अनुशासन से स्वस्थ जीवन प्राप्त किया जा सकता है, अनुशासनेन स्वस्थ जीवनम प्राप्तुम शक्यते। इस तरह से आप जो है अपने अनुच्छेद को भी लिख सकते हैं। तो अब आपको चित्र वर्णन सही लगता है या अनुच्छेद सही लगता है, और अगर आपको लगता है कि मैं अनुच्छेद जो है वो अच्छे से लिख सकता हूं तो आप अनुच्छेद चूज कर सकते हैं। अगला जो है इस भाग में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, मंजूषा
प्रदत्तपदैः रिक्तस्थानानि पूरित्वा अधोलिखित संवादं पुनः लिखत। 5 अंकों के लिए आपको संवाद पूछा जाता है, यानी आपको संवाद दिया जाएगा, उसमें भी जो है रिक्त स्थान होंगे। पूरा आपको संवाद नहीं लिखना है, केवल संवाद जो दिया जाएगा उसमें जो रिक्त स्थान है उसको पूरा करके उसको पुनः लिखना है। यानी क्वेश्चन पेपर से एज इट इज जो है आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में पूरा संवाद लिखना है और उसके जो रिक्त स्थान है उनको फिल करना है। अब मंजूषा में देखिए आपको दिए गए हैं, अस्तु अहम कार्यालतः स्मयेन आगमिष्यामि। दूसरा है अस्तु धन्यवादः। तीसरा है शिक्षकं पृच्छ कदा कार्यक्रम भविष्यति। चौथा है तत्र भवता सह गंतुम इच्छामि। और पांचवा है चिरंजीव वद सर्वम कुशलम। अब यहाँ पर देखिए 5 जो है आपको दिए गए हैं मंजूषा में। अब आपको ये 5 वाक्य कहाँ फिल करने हैं ये आप संवाद जब पढ़ेंगे तो आपको जानेंगे। अब यहाँ पर जब आप फिल करेंगे तो सबसे पहले आप अपने जो आपको मंजूषा दी गई है उसको जानेंगे। पहले जब पुत्र ने कहा है तात प्रणामी, यानी पिता को कह रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं, तो पिता क्या है उसका उत्तर देंगे। तो जब आप अपने जो मंजूषा देखेंगे उसमें 5th जो आपका ऑप्शन दिया गया है उसमें जो है आप पहला जो आपका रिक्त स्थान है उसमें फिल करेंगे कि पिता क्या कह रहे हैं, चिरजीव वद सर्वम कुशलम। वो अपने पुत्र को आशीर्वाद दे रहे हैं कि चिरंजीवी रहिए, कि वद सर्वम कुशलम, कि सब कुशल हैं, यानी वो पूछ रहे हैं। तो आगे पुत्र जो है वो उसका उत्तर देते हैं। आगे दूसरा जो रिक्त स्थान है वो देखिए कहाँ पर है। जैसे पुत्र पूछ रहे हैं शव मम प्रिय शिक्षकस्य जन्मोत्सवम भविष्यति, यानी कल जो है मेरे जो प्रिय शिक्षक है उनका जन्म उत्सव है, यानी उनका बर्थडे है। अहम डैश। अब यहाँ पर क्या है, वो कह रहे हैं कि कल उनके जो शिक्षक हैं उनका जन्मोत्सव है, तो वो क्या करना चाहते हैं। यहाँ पर जब आप अपना मंजूषा पढ़ेंगे तो वहां पर आपका जो 4th ऑप्शन है वो दिया गया है, तत्र भवता सह गंतुम इच्छामि, यानी मैं भी उनके साथ जाना चाहता हूँ। इच्छा जो है वो पुत्र व्यक्त कर रहे हैं। अगला जो रिक्त स्थान है वो क्या है, पिता कह रहे हैं कि शिक्षक तो सदैव पूज्य, जो शिक्षक है वो तो हमेशा पूजनीय होते हैं। तस्मिन संदर्भे संकोच और ना कर्तव्य, उनके संदर्भ में जो है संकोच नहीं करना चाहिए। तो तीसरा जो आपका रिक्त स्थान यहाँ दिया गया है वहां पर जो है आप अपने मंजूषा से फिल करते हैं अपना तीसरा ऑप्शन, यानी शिक्षकम पृच्छ कदा कार्यक्रम भविष्यति। ये आपको कहाँ से पता चलेगा, अगला जब आप पढ़ेंगे। जैसे पुत्र कह रहे हैं कि अहम पूर्व में पृष्ठवान, मैंने पहले ही पूछ लिया था, कार्यक्रम सायं 7 भविष्यति, शाम को 7 बजे जो है कार्यक्रम होगा। तो जब आप ऑप्शन में जाएंगे अपने मंजूषा में तो वहां पर आपको कार्यक्रम भविष्यति यानी कदा कार्यक्रम भविष्यति, ये आपको क्वेश्चन पूछा गया, तो क्वेश्चन पहले पूछा जाएगा उसके बाद पुत्र आंसर देंगे। तो वहां पर आपको पता चल जाएगा कि तीसरा जो ऑप्शन है वो जो है आपके तीसरे रिक्त स्थान में आने वाला है, कि शिक्षक से पूछिए कि उन्होंने कब कार्यक्रम रखा है। तो यहाँ पर पुत्र ने जो है उत्तर दिया कि शाम को 7 बजे जो है वो उन्होंने अपना कार्यक्रम रखा है। केवल इसमें से आशंका आसित, यानी केवल जो समय है उसके बारे में आशंका है कि 7 बजे है या कब है, पर इतना पता है कि कल है। पिता कहते हैं कि चतुर, कि ठीक है। सर्वम निश्चित्य माम पृच्छसि, यानी सब कुछ जो है पूछ लीजिएगा। उसके बाद वो कहते हैं डैश, वो क्या करेंगे यहाँ पर, अस्तु अहम कार्यालयात स्मयेन आगमिष्यामि, यानी मैं कल जो अपने कार्यालय स्थान से जो है जल्दी आ जाऊंगा। वो क्या कह रहे हैं, कल के लिए, ताकि जो पुत्र है वो जा पाए। पुत्र कहते हैं तात किमपि उपनयम सवीकर्ण्यम अस्ति, यानी अब जो है क्या हम स्वीकार कर सकते हैं। पिता कहते हैं अस्तु मात्रा, कि हाँ ठीक है, जो माता हैं आपके वो सह आपनम गमित्वा, यानी वो जो है आपनम यानी बाजार को गई हैं। उत्तमम उपनयन सविकुरु, यानी जो उत्तम उपनयन है वो स्वीकार करेंगे। पुत्र भी जो है क्या कहते हैं, अस्तु धन्यवाद, जो लास्ट का जो आपका डैश है यानी रिक्त स्थान है वहां पर आप अस्तु धन्यवाद, यानी पुत्र जो है वो लास्ट में कह रहे हैं कि ठीक है, धन्यवाद कर रहे हैं अपने पिता का। इस तरह से जब आप पढ़ेंगे, अगर आपको नहीं पता चल रहा है कि किस रिक्त स्थान में कौन सा आप फिल करने वाले हैं ऑप्शन, तो आप उसके अगला जो आपको सेंटेंस दिया है उसको पढ़ लीजिए। वहां से आपको ध्यान में या फिर वहां से आपको आइडिया हो जाएगा कि पहले रिक्त स्थान में क्या आने वाला है। इस तरह से आप इसको फिल करने में आपको आसानी हो सकती है। अब यहाँ पर भी आपको अथवा दिया जाता है, यानी यहाँ पर भी आपको ऑप्शन है कि अगर आपको संवाद फिल करना कठिन लग रहा है तो यहाँ पर आपको मंजूषाया सहायता अधोलिखितम कथा पूरित्वा पुनः लिखत,
कथा जो है वो आपको यहाँ पर दी जाती है, जहाँ पर आपको फिल इन द ब्लैंक्स दिए जाएंगे, जहाँ पर मंजूषा से आपको जो है शब्द चूज करने हैं, पद चूज करने हैं, और फिर जो सही स्थान होगा वहां पर लिखने हैं। अब कथा को पढ़ना, उसको शब्दों को वहां पर डालना जो इजी थोड़ा लगता है, लेकिन अगर आपको संवाद सही लगता है तो आप संवाद को चूज करेंगे। अगर कथा आपको लगता है कि इजीली आप जो है सही शब्दों को सही स्थान पर फिल कर सकते हैं तो आप कथा चूज करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, जैसे मंजूषा में आपको शब्द दिए गए हैं, निर्माणम चटका भवता स्वनिडे महती आश्रयथम इव तिष्ठति वृक्षम कोपेन। अब इनके सबसे पहले आपको क्या है अर्थ पता होने चाहिए। जैसे निर्माणम यानी निर्माण, चटका यानी चटका, भवता यानी आपका, स्वनिडे यानी घोंसला, चिड़िया को चटका कहा जाता है, यह भी आप सोच सकते हैं। तो स्वनिडे यानी घोंसला, महती यानी महान या बहुत। दो चीजों में जो महती है वो शब्द यूज होता है, या तो महान के लिए या फिर बहुत के लिए। तो आगे जब आप रिक्त स्थान फिल करेंगे तो वहां पर महती जिस भी शब्द जिस भी अर्थ के रूप में प्रयुक्त होगा तो वहां पर महती आप चूज कर सकते हैं। आश्रयार्थम यानी आश्रय के लिए, इव यानी जैसा, तिष्ठति यानी खड़ा है, और वृक्षम यानी पेड़, और कोपेन यानी क्रोध से। अब जब आप आगे कथा को पढ़ेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि किस तरह से आपने फिल करना है। जैसे यहाँ पर कथा दी गई है और आपको बताया गया है कि यहाँ पर आपको 10 जो है वो रिक्त स्थान पूछे जाएंगे, जो प्रत्येक जो है हाफ जो अंक है वो प्रत्येक रिक्त स्थान के लिए दिया जाएगा, और 5 अंकों के लिए जो है ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहाँ पर आप किस तरह से फिल करेंगे, जैसे एकदा एका चटका आसीत, एक बार एक चिड़िया थी, सा वनस्य एकस्मिन उन्नत वृक्षे डैश वसती स्म, वह वन में एक उन्नत वृक्ष पर डैश में रहती थी। चिड़िया किस में रहती है, स्वनीड़े, अपने घोंसले में रहती थी। तो पहले में आएगा स्वनीड़े, फिर आएगा एकदा वने डैश वृष्टि अभवत, एक बार जो है वन में डैश वृष्टि, डैश वर्षा हुई, डैश वर्षा हुई मतलब महती, महती बहुत वर्षा हुई। तदा पीड़ितः एकः वानरः डैश तत् वृक्षस्य अधः आगच्छत्, यानी उस समय जो है एक पीड़ित वानर, यानी जो वर्षा से पीड़ित था वो वानर उस वृक्ष में आया, यानी किस लिए आया, यहाँ पर तीसरे रिक्त स्थान में आएगा आश्रयार्थम, यानी आश्रय के लिए आया वहां पर उस वृक्ष में, यानी ताकि वो वर्षा से बच सके। वानरम दृष्टवा डैश अवदत, वानर को देखकर डैश ने कहा, किसने कहा, कौन थी वहां पर, चटका यानी चिड़िया ने कहा, भो वानर, अरे वानर, भवान किमर्थम व्यर्थ में दुखी भवता, यानी तुम व्यर्थ में ही दुखी क्यों हो रहे हो, डैश शरीरम मनुष्य शरीरम डैश अस्ति, यानी भवता तुम्हारा शरीर कैसा है, मनुष्य शरीर, इव अस्ति की तरह है, यानी तुम्हारा शरीर किसकी तरह है, मनुष्य के शरीर की तरह है। जैसे हस्तौ पादौ च सम्यक संति, यानी हाथ पैर जो है वो मनुष्य के शरीर की तरह है। भवान उत्तम गृहस्य डैश किमर्थम ना करोति, तुम अच्छे घर का निर्माण क्यों नहीं करते, यानी जो 7वां है वहां पर आएगा निर्माणम, तुम अच्छे घर का निर्माण क्यों नहीं करते। तत् श्रुत्वा वानरः कोपितः अभवत्, यानी उसको सुनकर क्या हुआ, वानर क्रोधित हो गया। वानरः डैश चटकाम अवदत, वानर ने जो है डैश में चिड़िया से कहा। अब वो क्रोध में, आपको पहले देखिए सेंटेंस में लिखा है कोपितः अभवत, वो क्रोध में आ गया, तो वानर कैसा क्रोध में चिड़िया से कहेगा, तो यहाँ पर आएगा वानरः कोपेन, 8वें में आएगा कोपेन चटकाम अवदत, क्रोध में चिड़िया से कहा। किमर्थम भवती तूष्णम ना डैश, यानी तुम जो है व्यर्थ में ही क्यों चिंता कर रही हो, यानी तिष्ठति, यानी यहाँ पे जो 9वां है वहां पर आएगा तिष्ठति। किमर्थम मम उपहासम करोति, तुम क्यों जो है मेरा उपहास कर रही हो, यानी मेरा मजाक क्यों उड़ा रही हो। इति उक्त्वा स वानरो डैश आरोहत चटकया च नीड़म अनाशयत, यानी ऐसा कहकर जो वानर ने क्या किया, यहाँ देखिए लास्ट में सिर्फ एक चीज एक जो रह जाता है आपका शब्द, वो है वृक्षम, तो यहाँ पर आप वृक्षम लिख सकते हैं। इति उक्त्या स वानरः वृक्षम आरोहत, यानी वृक्ष में आया, और चटकाया च नीड़म अनाशत, यानी उसका चिड़िया का जो घोंसला है वो नष्ट कर दिया। अतः कथ्यत, इसलिए कहा जाता है मूर्खेभ्य सदुपदेश ना हितया, यानी मूर्खों को उपदेश देना हितकारी नहीं होता है। तो इस तरह से देखिए, जब आपको स्टोरी पता है कि क्या है, तो आप आसानी से अपने जो वर्ड दिए गए हैं आपके मंजूषा में उनको फिल कर सकते हैं अपने कथा पूर्ण करने के लिए।
तो अगर आपको कथा सही इजी लगती है तो आप कथा को ऑप्शन में चूज कर सकते हैं, या फिर अगर आपको संवाद इजी लगता है तो आप संवाद को चूज कर सकते हैं, यानी जो भी आपको समझ में आए आप उसको चूज कर सकते हैं। अगला जो भाग है वो है भाग ग, यानी अनुपयुक्त व्याकरणम, जो 25 अंकों के लिए पूछा जाता है। अब ये 25 अंक किस तरह से प्रश्नों में डिवाइडेड होंगे वो साथ साथ में देखेंगे। जैसे यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है, अधोलिखित वाक्येषु रेखांकित पदेषु संधिम संधि छेदम वा कुरुत, यानी यहाँ पर आपको जो वाक्य दिए गए हैं उसमें रेखांकित जो पद हैं, वहां पर हर वाक्य में देखिए रेखांकित कुछ पद हैं, उसकी आपको या तो संधि करनी है या संधि विच्छेद करना है। यहाँ पर आपको निर्देश दिया गया है केवलम प्रश्न चतुष्टयम, यानी केवल आपको 4 प्रश्न करने हैं, प्रत्येक प्रश्न जो है 1 अंक के लिए है, यानी प्रश्न नंबर 5 आपको 4 अंकों के लिए पूछा जाता है। तो जैसे पहला प्रश्न है, के प्रयुक्तः जमा अयम पापम चरति पुरुषो, तो यहाँ पर जो पद आपको दिया गया है, अंडरलाइन किया गया है, वो है प्रयुक्तः जमा अयम, तो इसकी संधि क्या होगी, प्रयुक्तो अयम। आगे है नैतत् मनुष्येषु प्रयोक्तव्यम, यानी जो नैतत् है वो आपको यहाँ पर अंडरलाइन किया गया है, तो इसका जो संधि विच्छेद होगा वो होगा ना एतत्, ना एतत् होता है नैतत्। अगला है आसीत प्रछन्न भागः कश्चित कुमार, तो यहाँ पर जो कश्चित है वो अंडरलाइन किया गया है, तो इसका जो संधि विच्छेद होगा वो होगा कह जमा चिद, क जमा चिद वो बना कश्चित। अगला है पापिनाश्च सदा दुखम, यहाँ पर पापिनाश्च जो है वो अंडरलाइन किया गया है, तो इसका संधि विच्छेद होगा पापिनाम जमा च, यानी पापिनाम जमा च पापिनाश्च। अत्र संस्कृत जमा छात्रः पठन्ति, यहाँ पर संस्कृत जमा छात्र जो है वो अंडरलाइन किया गया है, तो इसकी संधि होगी संस्कृत छात्रा, यानी संस्कृत जमा छात्र संस्कृत छात्रा। तो यहाँ पर 5 में से आपको 4 चूज करने हैं, जो आपको लगता है कि बिल्कुल सही आप कर रहे हैं उनको आप लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है, अधोलिखित वाक्येषु रेखांकित पदानाम समस्त पदम विग्रह वा पदत विकल्पेभ्य चित्वा लिखत केवल प्रश्न चतुष्टयम। अब यहाँ पर आपको जो वाक्य दिए गए हैं उसमें जो रेखांकित पद होंगे उसका समस्त पद या विग्रह जो है वो आपने जो आपको विकल्प दिए गए हैं उसमें से चूज करना है। यहाँ पर भी केवल प्रश्न चतुष्टयम, केवल 4 जो है वो प्रश्न आपने लिखने हैं, प्रत्येक के लिए एक प्रश्न जो है वो निर्धारित है, यानी प्रश्न नंबर 6 भी जो है वो 4 अंकों के लिए पूछा जाता है। तो यहाँ पर पहला जो प्रश्न है वो पूछा गया है, सर्वदा शारदा अस्माकम वंदनाम्बुजे सन्निधिम कुर्यात्, यानी सर्वदा। अब यहाँ पर जो ये सर्वदा पद है ये आपका समस्त पद है, इसका आपने विग्रह करना है। यहाँ पर 4 जो ऑप्शन दिए गए हैं, सर्वेभ्य ददाति इति, या सर्वम ददाति इति, या सर्वहे दीयते, या फिर सर्वम आदायति इति। तो यहाँ पर जो ख भाग है सर्वम ददाति इति, ये जो सर्वदा पद है उसका विग्रह होगा। दूसरा है युधिष्ठिरार्जुनौ रथारोहणम नाट्यत, तो यहाँ पर 4 है, यहाँ पर आपने युधिष्ठिरार्जुनौ का जो है आपने विग्रह करना है। तो यहाँ है युधिष्ठिरः अर्जुनः द्वौ, या फिर युधिष्ठिरः अर्जुनौ च, या फिर युधिष्ठिरः च अर्जुनः च, या फिर युधिष्ठिरौ अर्जुनौ च। तो यहाँ पर ग जो आपका ऑप्शन है वो सही होगा, यानी युधिष्ठिरार्जुनौ का जो विग्रह होगा वो होगा युधिष्ठिरः च अर्जुनः च। अगला है अरुणाचले अनेकानि पर्यटकनाय स्थलानि सन्ति, तो पर्यटनाय स्थलानि ये जो विग्रह है इसका आपने समस्त पद करना है। यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन है, पर्यटन स्थलः, पर्यटन स्थलम, पर्यटना स्थलानि, या पर्यटन स्थलानि। तो यहाँ पर घ जो आपका ऑप्शन है पर्यटन स्थलानि, ये आपका पर्यटनाय स्थलानि का समस्त पद होगा। अगला है सौ अपि तत् नेत्रम स्थानम अतिक्रम्य अस्थाप्यत। अब यहाँ पर 4 ऑप्शन है, यथास्थानम, अनुस्थानम, प्रतिस्थानम, उपस्थानम। तो स्थानम अनतिक्रम्य इसका जो समस्त पद होगा वो होगा क, यानी यथास्थानम। यथास्थानम का विग्रह क्या है, स्थानम अतिक्रम्य, और स्थानम अतिक्रम्य अगर पूछा गया तो उसका समस्त पद क्या होगा, यथास्थानम। अगला है को भेद पीकस्य च काकस्य च, यहाँ पर ऑप्शन है पीक काकस्य, पीक काकानाम, पीक काकयो, या पीक काकौ। यहाँ पर क भेदो,
पीकस्य च काकस्य च, ये आपको यहाँ पर विग्रह दिया है, इसका समस्त पद क्या होगा? इसका समस्त पद होगा ग ऑप्शन पीक काकयो। आपने बहुत बार पढ़ा होगा क भेदो पीक काकयो। यहाँ पर ग ऑप्शन पीक काकयो जो है वो पीकस्य च काकस्य च का समस्त पद होगा। अगला जो प्रश्न है वो पूछा जाता है, अधोलिखित वाक्येषु रेखांकित पदानाम प्रकृति प्रत्ययी संयोज्य विभाज्य व उचितम उत्तरम विकल्पेभ्य चित्वा लिखता। यानी जो आपको वाक्य दिए गए होंगे, जो उसके रेखांकित पद होंगे, उसके प्रकृतिक प्रत्यय जो है वो आपने लिखने हैं विकल्प से चुनकर। केवल प्रश्न चतुष्टयम, केवल 4 प्रश्न करने हैं। यहाँ पर भी एक एक अंक जो है प्रत्येक प्रश्न के लिए है, यानी प्रश्न नंबर 7 भी जो है वो 4 अंकों के लिए पूछा जाता है। तो सबसे पहले है दहेलियम अनेकानि ऐतिहासिकानि स्थलानि सन्ति। ऐतिहासिकानि जो है उसमें कौन सा प्रत्यय है? यहाँ पर ऑप्शन है इतिहास जमा मतुप, इतिहास जमा ठक, इतिहास जमा गीत, इतिहास जमा टाप। तो ऐतिहासिकानि जो है वो बनता है इतिहास जमा ठक प्रत्यय से, तो ख जो है वो सही उत्तर होगा। अगला है अधुना रमणीय जमा टाप इहि सृष्टि एष। तो रमणीय जमा टाप, ये टाप जब रमणीय शब्द पद में जुड़ेगा तो शब्द क्या बनेगा? ऑप्शन है रमणी, रमणीयता, रमणीय, रमणीया। तो यहाँ पर रमणीय जमा टाप बनता है घ, यानी रमणीया। अगला है केचन पंचत्वम गता। पंचत्वम में जो है कौन सा प्रत्यय जुड़ा है? ऑप्शन देखिए पंच जमा तव, पंच जमा त्वम, पंच जमा तल या पंच जमा टाप। तो यहाँ पर क जो ऑप्शन है पंच जमा तव, तब बना पंचत्वम। अगला है विद्वांसः एव लोकस्मिन् चक्षु जमा मतुप प्रकीर्तिता। यानी यहाँ पर 4 ऑप्शन देखे, चक्षु जमा मतुप, जब चक्षुष में मतुप जो प्रत्यय है वो जुड़ जाता है तो क्या शब्द बनता है? चक्षुष्मत, चक्षुष्मान, चक्षुष्मन्तः या चक्षुष्मन्तु। तो यहाँ पर चक्षुष में जब मतुप आपका प्रत्यय जुड़ेगा तो बनेगा आपका ऑप्शन नंबर ग, यानी चक्षुष्मन्तः। अगला क्वेश्चन पूछा गया इसमें, व्यवहारे सदा सरल जमा तल भवेत। सरल जमा तल जो पद है वो जब सरल में तल जो प्रत्यय है वो जुड़ेगा तो क्या बन जाएगा? यहाँ पर 4 ऑप्शन है, सरलता, सरलत्वम, सरला या सरलतया। सरल में जब तल प्रत्यय जुड़ा तो बना क ऑप्शन सरलता। अगला क्वेश्चन है, वानुसारम उचित पदई रिक्त स्थानानि पूर्यतो अधोलिखित संवादम पुनः लिखत। यानी यहाँ पर भी आपको एक छोटा सा संवाद पूछा गया है जहां पर आपको उचित पद जो है रिक्त स्थान में भरने हैं और उसे दोबारा से जो अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। केवलम प्रश्न त्रयम, केवल 3 प्रश्न करने हैं, एक एक अंक के लिए है, और जो प्रश्न नंबर 8 है वो आपका 3 अंकों के लिए पूछा जाता है। यानी यहाँ पर 4 जो है वो आपको रिक्त स्थान दिए गए हैं, आपको 3 इसमें से फिल करने हैं, तब आपको 3 अंक जो है वो पूरे मिलेंगे। अब मंजूषा में देखिए, प्रार्थना नाम त्वया अहम क्रियते, ये 4 जो है वो ऑप्शन दिए गए हैं, आपको शब्द दिए गए हैं, ये आपने सही जगह पर फिल करने हैं। जैसे वेदांशी कह रही है कपिल डैश कस्याम कक्षाया पठ्यते, यानी कपिल डैश कौन सी कक्षा में पढ़ते हो। तो यहाँ पर क्या है, नीचे देखिए त्वया, यानी तुम कौन सी कक्षा में पढ़ते हो। कपिल आंसर दे रहे हैं 8वीं कक्षा, मतलब 8वीं कक्षा में। वेदांशी फिर आगे कहती है कि तब विद्यालय छात्रा सर्वप्रथम किम डैश, तुम्हारे विद्यालय में जो छात्र हैं वो सबसे पहले क्या करते हैं। तो यहाँ पर करते हैं जो शब्द आया है उसके लिए क्या शब्द है? क्रियते। तो यहाँ पर क्या आएगा? तब विद्यालय छात्रै सर्वप्रथम किम क्रियते। आगे कपिल कहते हैं सर्वप्रथम छात्रा डैश कुर्वन्ति, यानी प्रार्थना नाम कुर्वन्ति, प्रार्थना नाम प्रार्थना करते हैं। अधुना त्वया किम क्रियते, आज तुम क्या कर रहे हो। अधुना डैश वीडियो क्रियाम क्रियामी, क्रीडामी का अर्थ है कि वो अपने लिए कह रही है, तो अधुना अहम, यहाँ पर जो 4th जो आपका डैश है उसमें आएगा अहम। अधुना अहम वीडियो क्रियाम क्रीडामी, यानी जो मैं हूँ वो वीडियो गेम जो है वो खेल रही हूँ। तो इस तरह से आप इस जो 4-5 आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ पर, उसके आपने आंसर देने। पहले आपको जो आपका संवाद है उसको आपको समझने की कोशिश करनी है कि वो किस बारे में है, क्या पूछा जा रहा है। तो मैंने आपको पहले भी कहा है कि आप अगर पहला जो आपका रिक्त स्थान है अगर वो आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप उसका या तो उससे पहले वाला वाक्य पढ़िए या फिर बाद वाला वाक्य पढ़िए, तो वहां से आपको अंदाजा हो जाता है कि वहां पर रिक्त स्थान में क्या पूछा जा रहा है, और उसी के अकॉर्डिंग जो है आप मंजूषा से शब्दों को फिल करते हैं। अगला जो प्रश्न है वो पूछा गया है,
कालबोधक शब्दई अधोलिखित दिनचर्या पूर्यत केवल प्रश्न त्रयम। यहाँ पर अब कालबोधक शब्द यानी जो आपके टाइम है वो जो है आपने अच्छे से लिखना है। यहाँ पर टाइम आपको दिया गया है लेकिन आपको संस्कृत में उसको लिखना है। यहाँ पर प्रश्न त्रयम 3 जो आपको डैश है वो अच्छे से लिखने हैं। एक एक जो है वो आपको प्रत्येक प्रश्न के लिए अंक दिया गया है, यानी 9वां जो आपका प्रश्न है वो 3 अंकों के लिए पूछा जाता है। तो यहाँ पर देखिए, जैसे पहला जो रिक्त स्थान है वो है कृषकः जगदीशः प्रातः डैश वंदने क्षेत्रम गच्छति। यहाँ डैश में आपको 7:30 बजे का टाइम दिया गया है। तो 7:30 को क्या कहा जाता है संस्कृत में? सार्ध सप्तवादने। तो यहाँ पर आएगा सार्ध सप्तवादने। अगला है तत्र डैश वादन पर्यंतम सौ शस्यम सिंचती। यहाँ पर 12:15 का जो टाइम है वो आपको दिया गया है। तो 12:15 को क्या कहा जाता है? सपाद द्वादश वादने, यानी सावा के लिए जो है सपाद शब्द का यूज होता है और आधा जो होता है उसके लिए सार्ध शब्द जो यूज होता है। अब अगला है मध्याह्ने डैश वादने सौ परिश्रम करोति। यहाँ पर 1 बजे का जो है वो आपको टाइम दिया है। तो 1 बजे के लिए क्या कहते हैं? 1 वादने। अगला है डैश वादने सौ पुनः कृषि कार्येषु संलग्नः भवति। तो यहाँ पर आपको 2:45 बजे का टाइम दिया है। तो 2:45 के लिए क्या यूज होता है? पादोन त्रिवादने, यानी जो पौना वर्ड है उसके लिए यूज होगा पादोन। अगला प्रश्न जो है वो पूछा गया है मंजूषायाम प्रदत्तई उच्चतई अव्यय पदः अधोलिखित वाक्येषु रिक्त स्थानानि पूरयत। यानी मंजूषा में जो वर्ड दिए गए हैं उसको उचित जो है अव्यय पद जो है यहाँ पर लिखने हैं, यानी अव्यय जो है आपने यहाँ पर फिल करने हैं। केवल प्रश्न चतुष्टयम, केवल 4 प्रश्न जो है आपने लिखने हैं। यहाँ पर 5 आपको दिए गए हैं, आपको 4 चूज करने हैं। प्रत्येक के लिए एक जो अंक है वो निर्धारित है, यानी 10वां जो प्रश्न है वो आपका 4 अंकों के लिए पूछा जाता है। तो यहाँ पर है कदापि डैश कार्यम ना करणीयम। यहाँ पर आपको देखिए पहले मंजूषा दी गई है तू नूनम यथा सहसा इदानी। तो अव्यय है ये सारे। यहाँ पर कौन सा अव्यय आएगा? कदापि डैश कार्यम ना करणीयम, कदापि सहसा कार्यम ना करणीयम। डैश विषादम त्यक्त्वा उद्यमम क्रियाताम, यानी जो यहाँ पर आएगा वो आएगा इदानिम। इदानिम अव्यय यहाँ आएगा इदानिम विषादम त्यक्त्वा उद्यम क्रियाताम। फिर है एषाम कलह डैश भवताम विनाश कारणम भविष्यति। तो एषः कलह नूनम, नूनम भवता विनाश कारणम भविष्यति। फिर है अवक्रता यथा चिते डैश वाची भवेत। अवक्रता यथा चिते तथा वाची भवेत, यहाँ आएगा तथा। अगला है अर्थिनः डैश धन लाभ मात्रेण संतोषम भजन्ते, यानी अर्थिनः तू धन लाभ मात्रेण संतोषम भजन्ते, यानी यहाँ पर तू जो आपका अव्यय पद है वो आएगा। तो इस तरह से अव्यय जो है वो आपको ध्यान रखना है कि किस तरह कौन सा अव्यय कहाँ पर यूज होता है। अगला जो प्रश्न है वो है अधोलिखित वाक्येषु रेखांकित अशुद्ध पदया उचित पदम चित्वा वाक्यानि पुनः लिखत। यानी जो आपको वाक्य दिए गए हैं नीचे उसमें से जो रेखांकित जो पद है वो अशुद्ध पद है और उचित पद जो है आपने उसकी जगह चूज करके लिखना है। केवल प्रश्न त्रयम 3 प्रश्न आपने करने हैं। एक एक प्रश्न जो है वो 1 अंक के लिए होगा और 3 अंक जो है वो 11 जो प्रश्न है उसके लिए पूछा जाता है। जैसे यहाँ पर है कृपया प्रहस्य अवदत। जो अवदत है वो यहाँ पर क्या है? अशुद्ध है। तो इसकी जगह पर क्या आएगा? अवदत, अवदताम या अवदन या अवदह। तो कृपया प्रहस्य क्या आएगा? अवदन। अवदत नहीं आएगा, इसकी जगह पर क्या आएगा? ग शब्द अवदन। अगला है कीदृशः तव मैत्री। यहाँ पर कीदृशः जो पद है वो अंडरलाइन किया गया है। तो इसकी जगह पर क्या आएगा? ये क्या है? अशुद्ध है। तो इसकी जगह पर कीदृशम, कीदृशी, कीदृशी, कीदृशः। तो यहाँ पर आएगा ख कीदृशी, कीदृशी तव मैत्री। अगला है त्वम द्रोणे चपलाम प्रकृतिम न जानाति। यहाँ पर जो त्वम शब्द है वो यहाँ पर अशुद्ध है। इसकी जगह पर क्या आएगा? भवता, वयम, भवान या युवाम। तो यहाँ पर ग जो आपका विकल्प है वो उचित है, यानी भवान द्रोणे चपलाम प्रकृतिम न जानाति, ये जो है वो शुद्ध होगा। अगला है श्व त्वम किम करोषि। जो करोषि पद है वो अशुद्ध है। इसकी जगह पर क्या आएगा? करिष्यसि, अकरोत, अकरोह या करिष्यति।
तो यहाँ पर श्व त्वम किम करिष्यसि यानी क जो है वो सही होगा, यानी शुद्ध रूप इसका होगा श्व त्वम किम करिष्यसि। अब अगला जो भाग है भाग घ, वो आपका पठितावबोधनम है, यानी 30 अंकों के लिए पूछा जाता है। आपके पुस्तक से जो है यहाँ पर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो 30 अंक किस तरह से डिवाइडेड होंगे इसमें? यहाँ पर पहला जो है प्रश्न नंबर 12 पूछा जाता है, जो आपका एक गद्यांश होगा, यानी ये आपके चैप्टर में से ही आएगा। अधोलिखितम गद्यांशम पठित्वा प्रदत्त प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृतेन लिखत। यहाँ पर भी वही निर्देश आपको दिए गए हैं कि आपको गद्यांश को अच्छे से पढ़ना है और जो प्रश्न दिए गए हैं उसके उत्तर जो है संस्कृत में लिखने हैं। 5 अंकों के लिए जो है वो आपको ये गद्यांश पूछा गया है। तो ये गद्यांश इस तरह से है। कदाचित दानशालासु विचरन् स राजा बहुधन लाभेन संतुष्ट्याम अर्थीनाम विरल संख्या विलोक्य अचिंतयत् मम अर्थिनः तु धनलाभमात्रेण सन्तोषं भजन्ते राज्ञै एव विचरति सति तस्य दानशीलतां परीक्षितुं देवाधिपति शक्रः नेत्रहीनयाचकस्य रूपं धरित्वा तत्पुरतः अवदत्, हे राजन्, भवतः दानवीरताम् अकार्य आशान्वितः भवत्समीपम् आगतो अस्मि। देव रवि शशि तारा मंडल भूतम जगत एतत् कथमपि पश्येम चक्षुर्हीन। राजा उवाच, भवान भवन मनोरथम पूरयित्वा आत्मानम् अनुगृहीतं कर्तुम् इच्छामि। आदिश्यतां किं कर्माणि? विप्रः उवाच, यदि भवान् प्रीतः तदा तवतः एकस्य चक्षुः दानम् इच्छामि, येन मम लोकयात्रा निर्बाधा भवेत्। तत् श्रुत्वा राजा अचिंत्यत लोके चक्षुर्दानम दुष्कर्मे। अब यहाँ पर जो है ये आपका जो पहरा दिया गया है, इसमें से आपको क्वेश्चंस पूछे गए हैं। यहाँ भी आपने ध्यान रखना है कि जो आप क्वेश्चंस पढ़ेंगे उसके वर्ड्स को जो है वो आपने यहाँ पर जो गद्यांश दिया गया है उसमें ढूंढना है, ताकि आप जो है सही उत्तर देख पाए। यहाँ पर पहले जो पार्ट दिया गया है वो है एक पदेन उत्तरत, यानी एक पद में आपको उत्तर देना है। केवलम प्रश्न द्वयम, केवल 2 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। यहाँ पर 3 प्रश्न पूछे गए हैं, तो जो आपको सही लगता है आपको उसके उत्तर देने हैं। यहाँ पर हाफ अंक जो है वो प्रत्येक प्रश्न के लिए होगा, यानी जो पार्ट है वो 1 अंक के लिए पूछा जाता है। जैसे पहला प्रश्न है, अर्थीना केन संतुष्टा आसन। अब यहाँ पर आप अपने जब पैराग्राफ में जाएंगे तो यहाँ गद्यांश में आप देखेंगे, मम अर्थिना तू धन लाभ मात्रेण संतोषम भजन्ते। तो यहाँ पर क्या आएगा? धन लाभ मात्रेण। अगला है, लोके किम दुष्कर्म अस्ति। लास्ट में देखिए आया है, लोके चक्षुर दानम दुष्कर्मे। अगला है, चक्षुषा विप्रस्य का निर्बाधा भवेत्। यहाँ पर देखिए, जहाँ पर विप्र जो है वो बता रहा है, वहां पर वो कह रहे हैं मम लोकत यात्रा निर्बाधा भवेत्, यानी लोकत यात्रा जो है वो निर्बाधा भवेत्। यहाँ पर लोक यात्रा आएगा। इस तरह से दूसरा जो आप पार्ट है वो है पूर्ण वाक्येन उत्तरत, यानी पूर्ण वाक्य में उत्तर देने हैं। केवल प्रश्न द्वयम, 2 प्रश्न के देने हैं। यहाँ पर जो प्रत्येक प्रश्न है वो आपका 1 अंक के लिए है, यानी जो आ पार्ट है वो 2 अंक के लिए पूछा जाता है। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, शक्रः नेत्रहीन याचकस्य रूपम धारित्वा राज्ञा पूरत किम वदत। यानी जो शक्र है वो जब नेत्रहीन याचक बनकर जो है राजा के पास गए तो उन्होंने क्या पूछा, क्या बताया। तो जब आप अपने गद्यांश में जाएंगे तो वहां पर आपको देखने को मिलेगा कि शक्र नेत्रहीन याचकस्य रूपम धारित्वा तदवरत आवदत। क्या कहा उन्होंने? ये पूरा जो वाक्य है वो आप यहाँ से पूरा एज इट इज लिखेंगे। जैसे, हे राजन, भवतः दान वीरताम अकर्य आशान्वित भवत्य समीपम आगतो अस्मि। देव रवि शशि तारा मंडल भूषितम जगत एतत् कथमेव पश्येम चक्षुर्हीन। यानी ये पूरा जो वाक्य है ये आप जो है अपने पूर्ण वाक्य जो आपका उत्तर देना है आपने, उसमें आप इसको फिल करेंगे। अगला जो प्रश्न है वो है, शक्र किम परीक्षितुम आगतः। शक्र राजा दानशीलताम परीक्षितुम आगतः, यानी राजा की दानशीलता की परीक्षा करने के लिए आए थे। तो ये आप पूरा वाक्य करके लिखेंगे। जैसे पूर्ण वाक्य में आपको निर्देश दिया गया था कि आपको पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है। अगला है, विप्र किमर्थम
चक्षुदानम इच्छति स्म। विप्र स्वलोकयात्रम निर्बोधम कृतम चक्षुषा दानम इच्छति स्म, यानी वो क्यों दान चक्षु चाहते थे, वो लोक की यात्रा करने के लिए जो है चक्षु चाहते थे। अगला है निर्देशानुसारम उत्तर, निर्देश के अनुसार उत्तर देना है। केवलम प्रश्न द्वयम, दो प्रश्नों के उत्तर देने हैं। प्रत्येक प्रश्न जो है एक अंक के लिए पूछा जाता है, यानी ई जो पार्ट है वो आपका 2 अंकों के लिए पूछा जाता है। पहला है श्रुत्वा इति पदस्य किम पर्याय पदम गद्यांशे प्रयुक्तम, कि जो श्रुत्वा शब्द है उस पद के लिए गद्यांश में कौन सा पर्याय पद प्रयुक्त हुआ है, तो वो हुआ है अकार्ण्य। ये जब आप गद्यांश को ध्यान से पढ़ेंगे, वहां पर जो श्रुत्वा शब्द आप यूज करते हैं उसकी जगह पर पर्याय शब्द कौन सा यूज हुआ है वो आपने ढूंढना है। अगला है अर्थिना इत्यस्य क्रियापदम किम प्रयुक्त, अर्थिना के साथ जो है कौन सा क्रियापद प्रयुक्त हुआ है, भजन्ते। अगला है ईदृशम दानम अत्र विशेष्य पदम किम, जो ईदृशम दानम जो पद है उसमें विशेष्य पद कौन सा है, इसमें है दानम, दानम जो है वो क्या है, विशेष्य पद है। अगला है अधोलिखित पद्ये पठित्वा प्रदत्त प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृतेन लिखत। अब आपको यहाँ पर जो ये पद दिया गया है उसको आपने पढ़ना है और उसके उत्तर जो है वो आपने संस्कृत में लिखने हैं। 5 अंकों के लिए जो है ये प्रश्न पूछा जाता है। तो पद यहाँ पर क्या दिया गया है, अशंस्यम महाबलो मनो दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते कलहान्तानि हमर्याणि कुर्वात्यांतं च सौहृदयं कुराजान्तानि राष्ट्राणि कुर्वान्ताम यशो नृपाम। अब इस प्रश्न में जो आपको यहाँ पर पद दिए गए हैं, जैसे असंशयम महाबलो मनो दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यन्ते, यानी यहाँ पर श्री कृष्ण जो है किसको, अर्जुन को कह रहे हैं कि जो मन है वो बड़ा चंचल है, निग्रह से भी जो है इसको काबू में नहीं किया जा सकता है, लेकिन कौन्तेय यानी अर्जुन जो है इसको अभ्यास और वैराग्य से जो कंट्रोल किया जा सकता है। अगला जैसे है कलहान तानी हमरानी, यानी कलह से जो है घर नष्ट होते हैं। कुवाक्यांतम च सहृदयम, यानी कुवाक्य मतलब बुरे जो वचन है उनको बोलने से जो है मित्रता नष्ट होती है। कुराजांतानी राष्ट्रानी, जो बुरा राजा है वो राष्ट्र का जो है वो नाश कर देता है। कुकर्मांतम यशो नृपणाम, जो राजा है उसके कुकर्म जो है वो यश को नाश कर देते हैं। तो इसको जब आप पढ़ेंगे ध्यान से, जब आपको इसके अर्थ पता है तो जो इसके क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं उसके आंसर जो है वो आप आसानी से दे पाएंगे। जैसे यहाँ पर एक पद में उत्तर देना है केवल प्रश्न द्वयम, केवल 2 प्रश्नों के, यहाँ पर भी हाफ जो अंक है वो हर क्वेश्चन के लिए जो है निर्धारित है, यानी अ जो पार्ट है वो आपका 1 अंक के लिए पूछा जाता है। तो यहाँ पर है मनुष्याणाम यशम कीदृशा भवति, मनुष्यों का जो यश है वो कीदृशम भवति, वो कैसे नष्ट होता है, कुकर्मात, यानी यहाँ पर देखिए यहाँ क्या लिखा है, कुकर्मात यशो नृपणम, यानी कुकर्मात यशो नृपणम, तो यहाँ कुकर्मात आएगा, यानी 1 पद में आपने इसका उत्तर देना है। अगला है कुवाक्यांतम किम भवति, कुवाक्यांतम बुरे वाक्य से क्या होता है, सौहृदयम, कुवाक्य से क्या होता है, आपके जो मित्र हैं वो नष्ट हो जाते हैं, मित्रता जो है वो नष्ट हो जाती है। और कलहेन कानी नाशंती, कलहेन क्या नाश कर देते, जो आप जो कलह होती है, जो झगड़ा होता है वो क्या नाश कर देता है, वो हमर्याणी, यानी जो आपका घर है उसको नष्ट कर देता है, आपकी गृहस्थी को नष्ट कर देता है, जो आपका गुस्सा होता है, जो आपके कलह होती है। अगला जो है आपका आ जो पार्ट है वो पूर्ण वाक्य उत्तर, पूर्ण वाक्य में आपने उत्तर देने हैं, पूरे वाक्य में उत्तर देने हैं। केवलम प्रश्न द्वयम, केवल 2 प्रश्न के उत्तर देने हैं और प्रत्येक जो प्रश्न है उसके लिए 1 अंक निर्धारित है, यानी आ पार्ट जो है वो 2 अंकों के लिए पूछा जाता है। तो मनम कीदृशम भवति, मन कैसा होता है, मना चंचलो निर्गृहम च अस्ति, ये आप अपने जो आपका देखिए जो आपको पद दिए गए हैं वहां पर आप देख सकते हैं, मना कैसा है, दुर्गृहम चंचला है, यानी वो कैसा है, चंचल है और दुर्गृह है। अगला है मना कथम गृहते, मन जो है क्या किससे जो है मन को कंट्रोल में किया जा सकता है, मना अभ्यासेन वैराग्येण च गृह्यते, यानी अभ्यास और वैराग्य से जो है उसको नियंत्रित किया जा सकता है। अगला है कुराजांतानि कानि भवंती, जो कुराजा है, जो बुरा राजा है वो क्या कर देता है, कुराजांतानि राष्ट्राणि भवंती, जो बुरा राजा है वो राष्ट्र का जो वो है नाश कर देता है।
अगला जो पार्ट है ई, वो है निर्देशानुसारम उत्तर। निर्देश के अनुसार आपको उत्तर देने हैं। केवल प्रश्न द्वयम, केवल 2 प्रश्न के उत्तर देने हैं। 1 अंक जो है प्रत्येक प्रश्न के लिए है, यानी ई जो पार्ट है वो 2 अंक के लिए पूछा जाता है। पहला है मित्रता इत्यस्य किम पर्याय पदम प्रयुक्तम। मित्रता के लिए कौन सा पर्याय पद प्रयुक्त हुआ है? इसके लिए आप पद में आ जाइए। पद में देखिए यहाँ पर पद आया है कुवाक्यांतानि च सहृदयम। जो बुरे वाक्य है वो क्या है? मित्रता को नष्ट कर देते हैं। मित्रता के लिए कौन सा वाक्य यूज हुआ है? सहृदयम। इसलिए सहृदयम जो है वो यहाँ पर इसका आंसर होगा। अगला है चलम इत्यस्य विशेषण पदम चित्वा लिखत, यानी चंचल पद का विशेष्य पद क्या है? किसके लिए हुआ? मन। मन जो है वो कैसा? चंचल है, इसलिए ये होगा मना। अगला है अत्र पदयो क्रियापदम किम अस्ति। अत्र पद के लिए जो है कौन सा क्रियापद प्रयुक्त होता है? गृह्यते। यहाँ पर क्या प्रयुक्त हुआ है? गृह्यते। अब इसी तरह से आगे देखिए, अगला प्रश्न जो वो पूछा गया है अधोलिखितम नाट्यांशम पठित्वा प्रदत्त प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृतेन लिखत। यहाँ पर आपको नाटक का एक भाग दिया गया है, आपकी पुस्तक में से ही दिया जाता है। 5 अंकों के लिए पूछा गया है। यहाँ पर इस नाटक के बाद जो है वो आपको प्रश्न दिए जाएंगे जिसके उत्तर आपने संस्कृत में ही लिखने हैं। नाटक यहाँ पर दिया गया है आपको। तत्पुत्र शोक संतापितः युधिष्ठिरः भीमः द्रौपदी च रणभूमौ प्रविशन्ति। द्रौपदी दीर्घ निश्वास्य हा हन्त किम इदम घोरम अपतितम पाप कर्मणा द्रोणिना मे पुत्रा भ्रातः च हन्ता अग्निः इव दहति माम अयम शोकः। युधिष्ठिरः शुभे धैर्यधार्य नूनम तव पुत्रः वीरगतम एव प्राप्तः वीरजननी तवम शोचितुं न अर्हसि। द्रौपदी कथम मद्भाग्या अहम धैर्यं धारयामि यावद् असौ क्रूरकर्म न दण्डते तावत् अहम इतः न गमिष्यामि अत्रैव प्राण त्यक्ता च कर्म करिष्यामि। आगे युधिष्ठिर कहते हैं, युधिष्ठिरो प्रिये माँ एव ब्रूया स पाप कर्म कुत्र गतः इति न जामिन इति दूरम कश्चित् दुर्गम वन प्रविष्टः भवेत्। द्रौपदी कहती है भीमम प्रति, भीम से कहती है आर्यपुत्र क्षत्र धर्मम अनुसरणम माँ शोक सागरात रक्ष अस्मिन् संसारे कश्चित् अपि त्वया सदृशः पराक्रमी नास्ति। पुरा वार्णावते त्वमेव पाण्डवानां रक्षितवान् विराट नगरे अपि त्वं मां प्राण संकटत्या उद्घृतवान्। भीमः युधिष्ठिरं प्रति, युधिष्ठिर से कहते हैं भ्रातः द्रोणिम अनुग्रहन्तु मह्यम अनुमतिं ददातु भवान्। युधिष्ठिर गच्छ वत्स विजयी भव नकुलः एव सारथिः भवतु। भीमसेन निर्गच्छति श्री कृष्ण अर्जुनेन सह प्रविशति। यानी यहाँ पर पूरा जो नाटक वो है वो दिखाया गया है कि किस तरह से द्रौपदी जो है वो विलाप कर रही है और युधिष्ठिर से कह रही है, और बाद में भीम से जो है वो मदद मांग रही है कि वो उन्होंने जो है हर समय पांडवों की रक्षा की है, तो अभी भी जो है उन्हें ही सब कुछ करना होगा। तो भीम जो है युधिष्ठिर से आज्ञा लेते हैं और चले जाते हैं, और युधिष्ठिर भी उन्हें नकुल का उनका साथी बनाकर जो है भेज देते हैं। तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन पूछे गए हैं इस नाटक पर। पहला है एक पदेन उत्तरत, एक पद में उत्तर देने हैं। केवल प्रश्न द्वयम, 2 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। हाफ जो है प्रत्येक शब्द प्रश्न के लिए आपको अंक दिया जाएगा, तो अ भाग जो है 1 अंक के लिए पूछा जाता है। तो यहाँ पर है का आत्मानाम मंदभाग्या इति कथयति। कौन जो है अपने आप को मंदभाग्या भाग्यहीन कह रही है? कौन कह रहा है? द्रौपदी। तो इसमें एक पद में आपने उत्तर देना है, तो आप लिखेंगे द्रौपदी। पुरा पुत्र भीमः पांडवानां रक्षितवान। भीम ने जो है कहाँ पर पांडवों की रक्षा की थी? वारणावते, यानी जब वो उसमें वनवास में गए थे। युधिष्ठिर भीम और द्रौपदी कुत्र प्रविशति। युधिष्ठिर भीम और द्रौपदी कहाँ पर प्रवेश करते हैं? सबसे पहले आपने देखा था रणभूमौ, रणभूमि में प्रवेश करते हैं। अगला भाग है पूर्ण पदेन उत्तर, यानी पूर्ण वाक्य में आपने उत्तर देने हैं। केवलम प्रश्न द्वयम, 2 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। प्रत्येक प्रश्न के लिए जो है 1 अंक आपका निर्धारित है, यानी आ जो भाग है वो 2 अंकों के लिए पूछा जाता है। तो यहाँ पर पहला प्रश्न पूछा गया है द्रौपदी दीर्घम निश्वास कथम कथयति, यानी द्रौपदी जो है
लंबी सांस भरकर जो है क्या कहती हैं। तो जो आपके गद्य भाग में पूरा वाक्य है जो द्रौपदी कहती है वो आपने पूरा यहाँ पर फिल करना है। जैसे द्रौपदी दीर्घ निश्वासः गच्छति हा हंत किम इदं घोरम अपतितं पाप कर्मणं द्रोणिना मे पुत्रा भारतः च हता अग्निः एव दहति माम अयम शोकः। यानी वो पूरी जो वाक्य है वो आप यहाँ पर लिखेंगे द्रौपदी का। अगला है भीमो कदा पांडवान रक्षितवान, यानी भीम ने कहाँ पर पांडवों की रक्षा की थी। ये देखिए एक पद में भी आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया है, लेकिन वहां पर आपने केवल एक पद में इसका उत्तर देना था, तो वहां पर आपने केवल वार वाणेन वाणते लिखा था, लेकिन यहाँ पर जो है आपने पूरे वाक्य में इसका उत्तर देना। तो पूरा वाक्य में आप किस तरह लिखेंगे, भीमः वारनावते पांडवाना रक्षितवान। भीम ने जो है वनवास काल में जो है पांडवों की रक्षा की थी। अगला प्रश्न है भीमो किमर्थम अनुमतिम इच्छति। भीम, तो इसको भी आप पूरा जो वाक्य है वहां पर वो पूरा वाक्य लिखेंगे। भीमो द्रोणिम अनुगंतुम अनुमतिम इच्छति। अगला आपका ई जो पार्ट है वो दिया गया है निर्देशानुसारम उत्तर। जैसे निर्देश दिए गए हैं वैसे ही उत्तर देना है। केवलम प्रश्न द्वयम, 2 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। एक एक अंक जो है प्रत्येक प्रश्न के लिए है। तो ई जो पार्ट है वो 2 अंकों के लिए पूछा जाता है। तो यहाँ पर पहला प्रश्न है निर्गच्छति इत्यस्य किम विपर्य पदम अत्र प्रयुक्तम। यानी यहाँ पर निर्गच्छति के लिए कौन सा पद जो है पर्यायपद प्रयुक्त हुआ है, वो है प्रविशति। अगला है श्री कृष्ण अर्जुनेन सह प्रविशति अत्र कर्तृपदम किम प्रयुक्तम। यहाँ पर कौन सा कर्तृपद प्रयुक्त हुआ है, श्री कृष्ण जो है वो यहाँ पर कर्तृपद है। घोरम अपतितम अनयो पदयो विशेषण पदम किम। घोरम आपतितम, इसमें विशेषण पद क्या है, इसमें घोरम जो शब्द है वो जो है यहाँ विशेषण पद है। अगला प्रश्न है रेखांकित पदानी आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरु। यानी जो रेखांकित पद दिए गए हैं आपको उसको जो है आधार बनाकर आपने प्रश्न निर्माण करना है, उसकी जगह पर यानी प्रश्न निर्माण करना है। केवलम पंच प्रश्नानाम, केवल 5 प्रश्न जो है वो आपने करने हैं। यानी 5 जो आपको वाक्य दिए हैं उसमें जो रेखांकित पद है उसके आपने प्रश्न निर्माण करने हैं। ये 5 अंक के लिए आपको पूछा जाता है। तो पहला है अरुणाचल प्रदेशे 50 नद्य प्रवहन्ति। तो यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश ये यहाँ पर अंडरलाइन किया गया है, तो इसकी जगह पर आपने क्वेश्चन जो है वो पुट करना है। तो कुत्र कुत्र 50 नद्य प्रवहन्ति, यानी कहाँ पर जो है 50 से अधिक नदियां बहती है। यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश, तो अरुणाचल प्रदेश की जगह कुत्र जो है वो आपने प्रश्न पुट करना है। अगला है चपल बालकेभ्य भीषणानाम अस्त्राणाम प्रदानम न उचितम। तो भीषणा नाम की जगह आपने प्रश्न जो है पुट करना है। तो क्या आएगा, चपल बालकेभ्य कीदृशाणानाम शस्त्राणाम प्रदानम न उचित्यत। यानी भीषणा नाम की जगह क्या आएगा, कीदृशाणानाम। अगला है मनसः नियंत्रम वायोः इव सदुष्कर्मम मन्यते। तो वायोः की जगह क्या आएगा, कस्य। तो मनसः नियंत्रणम कस्य इव सुदुष्कर्म मन्यते। अगला है मेष दह वेदनया भूमौ लुठते। तो भूमौ की जगह क्या आएगा, या तो कुत्र आप यूज कर सकते हैं, कस्याम आप यूज कर सकते हैं। यानी मेष दह वेदना कुत्र लुठती या फिर कस्याम लुठती। अगला है शिष्यः एक चतुर्षाम स्वमेध्या आदते। स्वमेधया जो है वो यहाँ अंडरलाइन किया है, तो आपने इसकी जगह पे क्वेश्चन पुट करना है। शिष्य एक चतुर्शाकम कया, स्वमेधया की जगह क्या आएगा, कया। अगला है राजहंसम वर्षर्तौ मानसाम पाल्यते। तो वर्षार्तौ की जगह क्या आएगा, कदा। राजहंस कदा मानसम पाल्यते। इस तरह से जो क्वेश्चन है इसमें जो भी आपको अंडरलाइन किया गया है उसी वर्ड की जगह पर, उसी पद की जगह पर जो है आपको क्वेश्चन जो है वो पुट करना है। बाकी आप पूरा इसी तरह से वाक्य लिखेंगे। अगला क्वेश्चन है मंजूषात समुचित पदानि चित्वा अधोलिखित श्लोकस्य अन्वय पूरित्वा पुनः लिखत। यानी जो आपको श्लोक दिया गया है उसका अन्वय करना है आपने और दोबारा से उसको लिखना है अपनी उत्तर पुस्तिका में। तो यहाँ पर आधा जो
अंक है वो प्रत्येक वर्ड के लिए है, 2 अंकों के लिए पूछा जाता है। तो यहाँ पर क्या है, न तथा शीतल सलीलम न चंदन रसो न शीतला छाया प्रहलादयति च पुरुषम यथा मधुर भाषिणी वाणी। ये जो है ये एक श्लोक है। अब इस श्लोक का जो है अन्वय आपको दिया जाएगा और मंजूषा से आपको शब्द को उसमें फिल करना है। जैसे यहाँ पर दिया गया है, यथा मधुर भाषिणी डैश पुरुषम प्रहलादयति डैश शीतल सलीलम न चंदन रस न डैश छाया च डैश प्रहलादयति। अब यहाँ पर क्या है, शीतला वाणी ना और तथा, ये जो है आपको मंजूषा दी गई है। तो सबसे पहले क्या आएगा, यथा मधुर भाषिणी वाणी, पहला शब्द आएगा वाणी, यथा मधुर भाषिणी वाणी पुरुषम प्रहलादयति, उसके बाद आएगा तथा पुरुषम प्रहलादयति तथा शीतल सलीलम ना चंदन रस ना, उसके बाद आएगा शीतला शीतला छाया च ना प्रहलादयति। इस तरह से देखिए, आपको पूरा का पूरा अन्वय नहीं लिखना है, अन्वय भी आपको दिया गया होगा, केवल आपको उसमें जो आपको मंजूषा दी गई है उससे पदों को फिल करना है। अब यहाँ पर अथवा, अथवा भी दिया गया है। अगर आपको अन्वय जो है वो टफ लगता है तो आप इसकी जगह पर जो है दूसरा एक आपको दिया जाता है, मंजूषायाम सहायेन श्लोकस्य भावार्थे रिक्त स्थानानि पूरित्वा पुनः लिखत। यानी एक आपको भावार्थ आता है, या तो आपको अन्वय फिल करना है या फिर भावार्थ फिल करना है। तो यहाँ पर ये भी आपको 4 जो आपके डैश होंगे वो आपको फिल करने हैं। प्रत्येक जो रिक्त स्थान है वो आधे अंक के लिए आपको दिया जाता है, 2 जो है वो अंक इसके लिए निर्धारित हैं। तो यहाँ पर एक श्लोक दिया गया है, य इच्छत्यात्वमना श्रेय प्रभूतानि सुखानि च न कुर्यादहितं कर्म सपरेभ्य कदापि च। अब यहाँ पर इसका भावार्थ आगे आपको दिया गया है और मंजूषा भी दी गई है। फिर आपको जो रिक्त स्थान है वो फिल करने हैं। जैसे यदि कश्चित डैश स्वस्य कल्याणम, यहाँ पर क्या आएगा, जनः, यदि कश्चित जनः स्वस्य कल्याणम डैश जीवनम च इच्छति तर्हि, तो यहाँ सुखमयम सुखमयम जीवनम च इच्छति तर्हि स डैश परेभ्य अहितम कर्म च न स कदापि परेभ्य अहितम कर्म न डैश, यानी कुर्यात्, कर्म न कुर्यात्, अर्थात यथा व्यवहारम स अन्येन सह करिष्यति तथा एव अन्ये तेव सह व्यवहारयिष्यति। प्रश्न नंबर 17 आपसे पूछा जाता है, अधोलिखित वाक्येषु रेखांकित पदानां प्रसंगानुकूलम उचितार्थम चित्वा लिखत। यहाँ पर आपसे पूछा जाता है कि जो आपको वाक्य दिए गए हैं उसमें जो रेखांकित पद है उसमें जो प्रसंग के अनुकूल आपको अर्थ उचित लगता है वो आपने चूज करके लिखना है। आपको ऑप्शंस दिए जाएंगे, उसमें से आपको चूज करने हैं। केवल प्रश्न चतुष्टयम, केवल 4 प्रश्न आपने करने हैं। यहाँ पर आपको विकल्प दिए हैं, प्रत्येक प्रश्न जो है 1 अंक के लिए है। 17वां प्रश्न आपका 4 अंक के लिए पूछा जाता है। पहला प्रश्न है, शैलानाम पारम दुष्टम समर्था भव। यहाँ पर शैलानाम जो है उससे अर्थ, उसके अनुकूल अर्थ क्या है, नदीनाम, वृषानाम, पर्वतानाम या मेघानाम। तो यहाँ पर क्या है, पर्वतानाम, शैलानाम के लिए क्या है, पर्वतानाम जो है वो उचित अर्थ होगा। अगला है, भवता साधु उक्तम सन्यासी शुद्धम उचितम या सम्यक। यहाँ पर सम्यक जो शब्द है वो साधु पद के लिए उचित अर्थ है, यानी भवता सम्यक उक्तम। अगला है, सर्वदा शारदा अस्माकं वदने सन्निधिं क्रियात्। तो यहाँ पर गृहे वने मुखे सर्वत्र, तो यह वदने जो है वो जो है मुखे जो पद है वो सही जो है यहाँ पर अर्थ प्रयुक्त करता है। अगला है, युत्थपः रहसी अवदत्। रहसी जो है उसके लिए क्या है, रहस्यम एकांते उच्चै या मनसी, ये जो है आएगा एकांते। अगला है, सविवेकः इति इरितः। इरितः के लिए क्या आएगा, कथितः, श्रुतः, लिखतः या दृष्टः। तो यहाँ पर क्या है, कथित, कथित यहाँ पर सही होगा। अगला जो प्रश्न है वो है, मंजूषात् प्रदत्त पदानां सहायतया रिक्त स्थानानि पूरित्वा अधोलिखित कथाम उत्तर पुस्तिकाया लिखत। यहाँ पर आपको आपकी जो पाठ्य पुस्तक है उसी से जो है एक कथा जो है वो दी गई है, जिसमें आपको रिक्त स्थान दिए गए हैं। उसमें 8 रिक्त स्थान दिए गए हैं, उसके लिए आधा आधा अंक जो है वो निर्धारित किया गया है और इसलिए 18वां जो प्रश्न है वो 4 अंकों के लिए पूछा जाता है।
तो यहाँ पर जो आपको कथा दी गई है वो इस तरह से है। चंद्र नामकस्य राजपुत्रः राजगृहे वनरान् पालयति स्म। तस्मिन् राजगृहे डैश एकं मेषयुथम् अपि आसीत्। तेषु एक उदण्डः मेषः अहर्निशिं डैश प्रविश्य एतत् पश्यति स्म तत् खादति स्म। अतः तेन सह सूपकाराणां कलहः भवति स्म। मेषस्य सूपकाराणां च कलहं दृष्ट्वा वानराणां बुद्धिमान् युथपतिः ताम् अवदत् तेषां कलहो वानराणां विनाशकारणं भविष्यति। अतः डैश राजभवनं त्यक्त्वा वनं गच्छाम। किन्तु डैश वानरः तस्य वचनम् आश्रद्धेयं मत्वा वनं न अगच्छन्। एकदा सः उदण्डः डैश सूपकारौ ज्वलति काष्ठेन ताडितः। उर्णाप्रचुरः मेषः जाज्वल्यमान् शरीरः निष्ठस्थानम् अश्वशालां प्रविशति। तेन अश्वशालायाम् अपि अग्निज्वाला समुत्थिता। अतः केचित् अश्वा दग्धा केचित् च डैश राजवैद्यः नृपणम् अवदत् अत अश्वानां वहनी दाह समुद्भवा दोष डैश मेधसा नाशं भवेति। राजा अदिशत् यथोचितं क्रियातां। राजदेशं श्रुत्वा भयत्रास्ता डैश अचिन्तयन् अवधीरितः अस्माभिः गुरुजनोपदेशः। यहाँ पर मंजूषा में है मृता मेषा वानरः बालवाहन योग्यम मदोत्तधा वयम वानराणाम या महान सम। मृता यानी मृत, मेष यानी भेड़, वानरा यानी बंदर और बाल वाहन योग्यम यानी बच्चों के लिए उपयुक्त गाड़ी। मदोदधम होता है नशे में। वयम यानी हम, वानराणाम यानी बंदर और महानसम यानी बढ़िया खाना। अब यहाँ पर आप किस तरह से फिल करेंगे, जैसे चंद्र नामकस्य राजपुत्रा राजगृहे वानरान् पालयति स्म। तस्मिन् राजगृहे डैश एकं मेषयुथम् अपि आसीत्। तस्मिन् राजगृहे बालवाहन योग्यम् एकं मेषयुथम् अपि आसीत्। तेषु एकः उदण्डः मेषः अहिर्ण्यं डैश यानी महानासम प्रविश्य, महानासम में प्रवेश किया। यथ पश्यति सम तत् खादति सम, जो देखा वो खाया। यतः तेन सह सूपकाराणां कलह भवति स्म। मेषस्य सूपकाराणां च कलह दृष्ट्वा वानराणां बुद्धिमान युथपति ताम अवदत् तेषां कलहो वानराणां विनाशकारणं भविष्यति। अतः वयं राजभवनं त्यक्त्वा वनं गच्छम। किन्तु मदोदधाता वानरः तस्य वचनम् अश्रद्धयेम मत्वा वनं न अगच्छन्। एकदा स उदण्ड मेष सूपकारै ज्वलति काष्ठेन ताडिता। उष्णा प्रचुरः मेष जज्वाल्यमान शरीरः निकटस्थानम् अश्वशालां प्रविशति। तेन अश्वशालायाम् अपि अग्निज्वाला समुत्थिता। अतः केचित् अश्वा दग्धा केचित् च मृता। राजवैद्य नृपम् अवदत् यत् अश्वानां बहिर्दाह समुद्भव दोष वानराणां मेधसा नाशं भविष्यति। राजा आदिशत् यथोचित कर्मणं। राजादेश श्रुत्वा भयत्रास्ता वानरा अचिंतयन् अवधीर्यति अस्माभिः गुरुजनोपदेश। ये जो कथा दी गई है ये आपके सेकंड चैप्टर से दी गई है, जिसमें चंद्र नाम का जो राजा के पुत्र हैं वो जो है हमेशा बंदरों के साथ खेलते रहते थे। उनकी जो एक भेड़ थी वो बहुत ज्यादा नटखट थी। वो जो है हमेशा उनके भोजनालय में जाकर जो है जो दिखता था उसे खा लेती थी। तो एक बार जो वहां पर खाना बनाने वाले हैं उन्होंने जो है उसे जलती हुई लकड़ी से मार दिया था, जिसकी वजह से जो है वो जलते हुए शरीर के साथ जो है अश्वशाला में घुस गई थी। और वहां पर जो है उसके द्वारा जो अग्नि लगी थी उसके शरीर में, उससे जो है अश्वशाला में अग्नि लग गई थी और बहुत सारे घोड़े जो है वो जल गए थे और मर भी गए थे। ये कथा जो है आपके चैप्टर 2 में है। तो अगर आपने ये अच्छे से पढ़ी है तो आप अच्छे से जो है यहाँ पर जो आपको दिए गए हैं मंजूषा में शब्द, उनको जो है यहाँ पर फिल कर सकते हैं। तो आपको अपने चैप्टर भी अच्छे से पढ़ने हैं, कथाएं अच्छे से पढ़ने, क्योंकि एक जो ये चैप्टर से आपको कथा जरूर आती है। तो आप जब अच्छे से पढ़ेंगे, अच्छे से आपको उसकी ट्रांसलेशन आएगी तो आप उसे सही तरीके से फिल कर सकते हैं।
तो इस वीडियो के थ्रू जो है आप अच्छे से जान पाए हैं कि किस तरह से आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, किस तरह से आपको निर्देश दिए जाते हैं प्रत्येक प्रश्न के साथ, और आपको उसी प्रश्न के निर्देशों के अनुसार उत्तर भी देने होते हैं। और जो आपके गद्यांश है, पद्यांश है, उसके जो उत्तर हैं वो आप उसी में से जो है चूज करके लिख सकते हैं। आपको अच्छे से अपने क्वेश्चंस को पढ़ना है। जो व्याकरण से संबंधित क्वेश्चंस है, उससे रिलेटेड जितनी भी वीडियोस होगी वो आपको इसके लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। वहां से आप जो है अच्छे से पत्र लेखन, चित्र लेखन, संवाद लेखन, ये सारी चीजें जो है आप और अच्छे से उनकी तैयारी कर सकते हैं। तो इसी तरह की वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल सक्सेस सीरीज एजुकेशन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए, और आशा करते हैं कि आपको आने वाली परीक्षा में इस वीडियो से सहायता मिलेगी। धन्यवाद।